हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई सीबीएसई बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर है, वो पेपर 2 को लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में हमने पेपर 1 को डिस्कस किया था और उसमें देखा था भाई किस तरह से पूरे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। भाई कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है भाई आप लोग क्वेश्चन करते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट किया, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में आपको 3 नंबर दे दिए गए। भाई क्या हुआ? तो भाई यहाँ पर पूरा पैटर्न आपको सिखाया जाएगा भाई किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपके पूरे मार्क्स आएंगे। क्योंकि भाई हम खाम में नंबर क्यों कटवाएं अपने। भाई देखो, मेहनत तो आप अब तक कर चुके हो भाई, उम्मीद इतनी है कि आप लोगों ने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा भाई, अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली होगी। लेकिन अब टाइम है अपने जो भी तैयारी किया है उसको एकदम पॉलिश करके एकदम क्लीन कर देना। यानी कि भाई जितने भी आपको आता है उसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स आ सके, कोई खामखा के नंबर ना कट जाए। ठीक है, तो ये लास्ट में हमें यही देखना होता है कि भाई कोई खामखा के नंबर ना कटे, हमने जितनी तैयारी की है उसका कहते हैं 100% दे सकें। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को पता है कि समय हमारे पास है 2 घंटे, पेपर पूरा कंप्लीट हमें इस 2 घंटे के अंदर ही अंदर करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि कुल क्वेश्चंस कितने हैं, 14 हैं और 14 क्वेश्चन हैं और ये 3 सेक्शन में बटे हुए हैं, जो कि क्या है अ ब स, या फिर कह सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन में बटे हुए हैं। तो भाई इन सेक्शन के क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। पहले हमें क्वेश्चन पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्योंकि भाई वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आप खींचे जा रहे हो, लंबा कर दिया आपने। ठीक है, या 4 नंबर का क्वेश्चन उसको 2 लाइन में खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन यहीं पर पढ़ लो, वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे तो वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर आप कर सकते हो सेशन को स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ है आपके पास दिया भाई, खंड अ जो है, जो पहला सेक्शन है उसमें कुल 6 प्रश्न होते हैं और 6 प्रश्न में बात करें तो हर एक प्रश्न जो होता है 2 अंकों का होता है। प्रत्येक प्रश्न कितने 2 नंबर के होते हैं। तो ये शुरू के 6 क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं। चलो भाई, उसके बाद जो खंड ब आता है उसमें कुल 4 प्रश्न होते हैं और ये सारे प्रश्न जो होते हैं वो 3 अंक के होते हैं, यानी थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जो खंड स होता है, मतलब कि जो सेक्शन सी होता है, उसके अंदर कहा जाए तो इसमें भी 4 क्वेश्चंस होते हैं और 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो चारों क्वेश्चन 4-4 अंक के होते हैं। तो वही 4 अंक के 4 प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 प्रश्न जो होते हैं वो केस स्टडी पर आधारित होते हैं। भाई आपको केस दिया रहता है, भाई कोई एक सिचुएशन दे रखी होती है, उसके अनुसार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, उसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो 2 क्वेश्चन आपके केस स्टडी वाले 4 नंबर के होते हैं और 2 होते हैं जो नॉर्मल होते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इनको हमें मेनली करना है। और उसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, यानी कि कहा जाए कि इसमें कोई भी जैसे 14 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, नहीं, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन में और करके 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, पहला क्वेश्चन और करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें से आप किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो ऑप्शन वाला वहाँ हो जाएगा। लेकिन 14 के 14 क्वेश्चन, पूरे 14 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी समग्र विकल्प नहीं है इसके अंदर। यद्यपि 2 अंकों के 2 प्रश्न में 3 तथा 4 अंक के एक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प का मतलब वही जो और वाली कंडीशन कह रहा हूँ वही आपको दे रखा है। आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हल करना है, यानी 2 अगर विकल्प दिए, दोनों में से किसी एक को हल करना है, ये मैं बता चुका हूँ। डन, चलो भाई। उसके बाद क्या रखा है, ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। यानी कहा जाए कि कई बार होता है भाई, कुछ एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भाई जितना आ रहा है क्वेश्चन भाई उतना ही अटेम्प्ट करो, भाई जितना आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट करो। कहते हैं ना, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन करना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आप डरना नहीं है, जो नहीं आता वो भी करना है, लेकिन वो लास्ट में करना। पहले वो क्वेश्चंस करने हैं, पहले वो क्वेश्चन फटाफट करने हैं आपको जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आते हैं। ठीक है, पहले बिल्कुल मस्त तरीके से जो आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लो, बाद में जिसमें आपको डिफिकल्टीज लगती है उसको करना शुरू करना। ठीक है, उसके बाद है कैलकुलेटर का प्रयोग की अनुमति नहीं है। भाई कैलकुलेटर वगैरह तो हमें वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, कराते, और ना हम ले जा सकते। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखना चाहिए था, फर्रों की भी जरूरत नहीं है, फर्रे वाले भी ना आए। तो भाई ये भी चीज़ है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, मेन चीज़ ये होता है कि 2 घंटे का समय है और सबसे ज़्यादा समय वेस्ट होता है हमें एक दूसरे को बताने में, पूछने में। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, पहले अपना पेपर बिल्कुल कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद सोच लेना जो भी। ठीक है भाई, जितना पहले आता है बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर लो और उससे कहते हैं जितना आप मार्क्स ला सकते हो भाई उतना तो लाओ।
ठीक है, उतना तो लाओ भाई, मैक्सिमम तक पहुंचना है भाई, जितनी हमारी एबिलिटी है उससे नंबर नहीं कटनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। जितनी हमारी एबिलिटी, जितनी आपने अभी तक तैयारी कर रखी है, कभी ये अफसोस ना हो कि भाई मेरे को क्वेश्चन आता था बस गलती से गलत हो गया, ठीक है ना, मैं वैसा कर देता तो हो जाता, वैसा कर देता हो जाता। क्योंकि अब क्या बताऊं कि अगर एग्जाम में आपने कोई गलती कर दी फिर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये 10वीं कक्षा है, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो बस ज़िंदगी भर तक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी। तो भाई गलती के लिए क्या है, गलती से बचने के लिए आपको करने पड़ेंगे सैम्पल पेपर सॉल्व, जिससे कि आपको आदत हो जाए ऐसे पेपर को सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको कहते हैं, जो जो गलतियाँ आप कर सकते हो उन गलतियों को हम यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो भाई बड़ा एक्सपीरियंस है इस अकॉर्डिंग कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ठीक है। अब गलती जहाँ जहाँ करते हैं उन चीज़ को यहाँ पर अगर मैं सही करवा दूँ, आपको बता दूँ कि भाई यहाँ गलती हो सकती है, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, तो भाई आपके मार्क्स बहुत अच्छे बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट को स्टार्ट। इसमें सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पेपर को यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है 2 घंटे से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि थोड़ी बकवास भी हो गई है शुरू में, ठीक है, थोड़ी बातें हो गई है, और उसके बाद फिर मैं और वाले क्वेश्चन भी सारे करवाऊँगा और समझाऊँगा भी, ठीक है। फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं 2 घंटे के अंदर ही खत्म होगा। और ये मैं आपको बताऊँ, आपका पेपर भाई 2 घंटे से अंदर या फिर कहा 15 मिनट पहले तो खत्म हो ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई 15 मिनट में आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है भाई, उसको कहते हैं फुल्ली रिवाइज कर लेना, कहीं कोई गलती तो नहीं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो इसका भी टाइम आपके पास बचना चाहिए। ओके, तो भाई ये चीज़ तभी आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे सही से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन से देखते हैं भाई क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एपी का प्रथम पद 2 है, कोई एपी है उसका प्रथम पद 2 है और इसका 10वां पद 47 है, तो इसका nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके हल में आते हैं। हल की बात करें तो इसमें कहा जाए प्रथम पद 2 है, मतलब मैं कहूँ तो प्रथम पद ए होता है तो इसे 2 कहेंगे। चलो भाई ठीक है। 10वां पद जो है मतलब A10 जो है वो कितना दे रखा है, 47 दे रखा है। चलो भाई ठीक है, 10वां पद 47 दे रखा है। अब उसके बाद हमें पता है, ज्ञात करना है इसका nवां पद क्या है, यानी AN ज्ञात करना है। ये 3 कंडीशन हमारे पास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, A10 को क्या लिख सकते हैं, तो A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 9D। क्या ये लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो n-1 मतलब 10 में से 1 गया 9 बचता है, यही होता है, ठीक है। अब इसके बराबर में लिखेंगे हम 2, ठीक है। A का मान 2 है, उसको 2 लिखा है यहाँ पे, ये आ गया बराबर में 2 क्यों आएगा, बराबर में 47 है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 आ गया और D कितना है हमारे पास, तो D हमें नहीं पता, इसको तो निकालना ही है, बराबर में 47 आ गया। इस 2 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो कितना बचा, तो यहाँ हम देख सकते हैं 9D बराबर में ये आएगा 47 में से 2 गया तो 45 बचा। और यहाँ से हम कह सकते हैं D का मान कितना आ गया, 45 बटे में 9 आ गया, और 9 पंचे 45, यानी हम कह सकते हैं D का मान 5 आ चुका है। डन, D का मान 5 आ चुका है, A का मान 2 है। हमें निकालना है AN ज्ञात करना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस में n-1 गुने में D। भाई यही फॉर्मूला होता है AN का, ठीक है। A हमें दिया हुआ है 2, उसको हमने रख दिया 2, n-1 को वैसे रहने दिया, और D को हमें दे रखा है 5, तो 5 कर दिया। इस 5 को अंदर गुना कर देते हैं, गुना करते ही आ जाएगा 2 प्लस में 5n माइनस में 5। अब 2 में से 5 किया तो 3 बचेगा, तो 5n माइनस में 3, ये आ गया AN कितना आ चुका है, 5n माइनस में 3। तो भाई ये हमारा AN ज्ञात हो चुका है, 2 नंबर यहाँ पर हमारे कंप्लीट। तो भाई इस पैटर्न में आपको करना है कि भाई पहले क्या क्या दे रखा है, उसके बाद हमें सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। और फाइनली AN निकल चुका है। ओके चलो भाई ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है भाई निम्न तालिका में 50 बल्बों का जीवन काल दिया हुआ है। भाई बल्ब का जीवन काल, जो बल्ब होते हैं लाइट वाले बल्ब, उसका कितने दिन चलेगा वो, उसके अकॉर्डिंग जीवन काल है। तो भाई 50 बल्ब लेके आए थे, ठीक है। उन्होंने उसको भाई ऑब्जर्व किया कौन कितने दिन चला है। तो भाई 0 से 100 दिन चलने वाले, ठीक है, ये क्या है, सॉरी घंटे में बात है, 0 से 100 घंटे में चलने वाले कितने हैं, 6 बल्ब है। मतलब 6 बल्ब ऐसे थे, नकली बल्ब थे, जो 0 से 100 घंटे के बीच में फूक गए, ठीक है। चलो भाई कुछ बल्ब थे, 14 बल्ब ऐसे हैं जो 100 से 200 घंटे चले, 12 बल्ब ऐसे 200 से 300 घंटे, 300 से 400 घंटे के लिए 10 है, और 400 से 500 घंटे तक के चलने के वाले 8 बल्ब है। ये टोटल 50 बल्ब है, ठीक है। 500 घंटे से कोई भी ज़्यादा नहीं चला, इतने घंटे चला है और ये फिर फूक गए। ओके चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक के फॉर्मूले के लिए बात करूँ
बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास, देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। L प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने में H। भाई ये चीज़ फॉर्मूला था, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हमें ये जानने की इच्छा होगी भाई कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो बहुलक में चीज़ें तो बहुत आसान थी। कैसे? जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें, जो Fi में सबसे बड़ी संख्या है, इसको F1 ले लेंगे। इससे पहले वाला F0 होगा, इसके बाद वाला F2 होगा, भाई चीज़ आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब इसके बाद क्या करना है भाई, F1 के सामने वाले जो आपके पास इंटरवल दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है, इसके अंदर जो सबसे कम वाला है उसे L मान लेंगे। भाई जो कम वाला है उसे L मान लेंगे, तो भाई L भी आ गया। और क्या क्या चीज़ बचा? देखो F1 F0 F2 ये निकल चुका है, L हमारा निकल चुका है, H बचा है। H क्या होगा? तो H इनके बीच का जो गैप होता है ना, जो इनकी दूरी होती है, उसे H कहा जाता है। यानी हम इसमें जब हल करेंगे तो हल में यहाँ पर लिखेंगे पहले भाई क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है। तो F1 हमने लिखा 14, F2 लिखा 12, F0 लिखा 6, उसके बाद L लिखा 100, उसके बाद H लिखा हमने, तो ये भी 100 आ रहा है। ठीक है, पहले ये सारे मान लिखने हैं, फिर फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद उसमें रख देना है। तो जैसे ही रखोगे तो क्या आंसर आएगा? तो L का मान कितना है? तो 100। ठीक है, प्लस में F1 की बात करें तो F1 कितना है? 14 और F0 कितना है? 6। तो लिख दिया हमने भाई 14 माइनस में 6 और नीचे 2 आ रहा है और F1 कितना है? तो 14 है। माइनस में F0 6 है और माइनस में F2 कितना है? 12 है। तो इसको भी लिख दिया हमने। और गुने में हमारे पास आ रखा है H, यानी कि 100 आ रखा है। ठीक है, ये H इनका डिफरेंस है जो 100 आ जाएगा। ओके भाई, अब इसमें हम देख सकते हैं भाई क्या आ रहा है, तो 100 ठीक है। यहाँ पर 14 में से 6 गया, कितना बचा? तो ये बच गया 8। ठीक है, नीचे की बात करें क्या है? 14 दूनी 28 और ये 6 12 18 होता है। 28 में से 18 गया तो 10 बचा, तो ये 10 आ गया। गुने में 100 है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल, 8 दाएं 80 हो गया। 80 को जब 100 से जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 180 आ चुका है। तो यानी इसका जो बहुलक हो गया है, बहुलक जीवन काल जो हो गया है, वो कितना हो गया? 180 आ चुका है। डन। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो आपको इसी पैटर्न में इसको लिखना होगा। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, इसकी टेबल ये नहीं क्वेश्चन पेपर में बना के छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। इसकी टेबल को बनाना है कॉपी में, आपको अपनी कॉपी में बनाना है और वहाँ पर इसके साथ साथ F1 F2 F0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हल में ये लिखना है और फिर ये चीज़ लिखनी है। डन। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, उसी में क्वेश्चन में और में दिया हुआ था। जैसे ये क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, ये एक क्वेश्चन था, इसी के साथ और में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यानी दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं दोनों करवाऊंगा भाई, कोई कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए ये वाले कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन ही बना के लेके आए हैं। तो भाई सारे क्वेश्चन हमें तो करवाने होंगे। तो देख लेते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दी गई तालिका में 280 लोगों का वेतन मान दर्शाया गया है, मतलब 280 लोग हैं, उनका वेतनमान दर्शा रखा है। ठीक है भाई, उपरोक्त आंकड़ों में माध्यक वेतन ज्ञात कीजिए। जो माध्यक वेतन है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, माध्यक वेतन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसकी टेबल को हमें बनाना पड़ेगा। इसकी टेबल हमें बनानी पड़ेगी, तभी ये सॉल्व होगा। ये हम इसके कॉलम बना लेते हैं, इस तरह से आपको भी बनाने होंगे। ये चीज़ हमने बना दिया है। उसके बाद हम आते हैं किस पे भाई, कहाँ है? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 करके 50 तक जा चुका है। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ इसमें। ये आ रहा है 5 से 10, अरे 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 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है और 40 से 45 है और 45 से 50 है। 50 तक ही दे रखा है ना हमारे पास, तो भाई ठीक है, तब 50 तक दे रखा है। उसके बाद क्या है? 49, 33, 63। भाई 49 है, 33 है, 63 है। यहाँ पर ये CI लिखेंगे और ये क्या आ जाएगा? FI आ जाएगा। ठीक है, 49, 33 नहीं 133 है और
63 है। उसके बाद 15 6 7 4 2 1, 15 6 7 4 2 1, ये भाई 15 6 7 4 2 1 और 49 33 63, 49 33 63। ठीक है भाई, हमने क्वेश्चन को उतार लिया। अब इसके बाद क्या करना है भाई, यहाँ पर भाई ये हमारे पास आ गया है, हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। और एक और चीज़ में दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है भाई, 280 लोगों की वेतन तालिका, मतलब ये जो लोगों की संख्या है ना, ये टोटल कितना है 280, यानी मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये टोटल 280 है। ओके, अब यहाँ पर निकालेंगे CF कैसे निकलेगा, तो इसको जोड़ते हुए जाते हैं। जोड़ते कैसे, 49 का 49 लिख दिया, ठीक है। 49 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 182 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो भाई 3 2 185 245 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 जोड़ा तो 260 हो जाएगा, 6 जोड़ा 266 हो जाएगा, 7 जोड़ा तो फिर 6 6 12 273 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो 277 आ जाएगा, 2 जोड़ा 279 हो जाएगा और 1 जोड़ा 280 हो जाएगा। ये चीज़ आ चुका है, डन। ओके भाई, अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है भाई, इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो n हमें दिया हुआ है, कितना कितना दे रखा है इसमें, n हमें दे रखा है, n को हम लिख सकते हैं कैपिटल में। भाई n क्या होता है, तो इन सब का योग होता है जो 280 है। और याद रखना ये 280 और ये 280 हमेशा बराबर होता है, तो इससे आप चेक भी कर सकते हो कि आपका CF सही निकला है कि नहीं निकला। ओके, अब n की बात करें तो 280 है, चलो भाई ठीक है। देखो हमें निकालना है माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद जानते हैं हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो L है, प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में F और गुने में H। भाई ये चीज़ हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम इसमें देखेंगे भाई L कितना है, n/2 कितना है, CF कितना है, F कितना है, H कितना है और कैसा निकलता है। तो n हमें दे रखा है, तो n/2 कितना होगा, तो हम कह सकते हैं भाई n/2 जो होगा वो 140 होगा, ठीक है। इस 140 को यहाँ देखो कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर 140 कहाँ आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इसके ऊपर वाला होता है, जो ये लाइन मैंने डाली है दोनों के बीच में, इसके जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं CF। मतलब हमारा CF कितना आ रहा है, ये आ रहा है 49 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके सामने के जो नीचे वाला है वो क्या है, 133 दिया हुआ है, तो यानी F कितना है, तो F है 133 दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ जो होती है वो F होती है और ये चीज़ जो है वो CF है, ठीक है। इसके सामने वाला जो कम वाला होता है उसे L कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं L कितना आ रहा है, तो L है 10 और H क्या है, तो H होता है इनके बीच का गैप, और गैप कितना है 5 का गैप सबका दे रखा है, तो यानी हम कह सकते हैं H का मान कितना है 5 आ चुका है, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्मूले में डालना है इसको। फॉर्मूले में देखते हैं सारी चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई। तो भाई L हमें पता है कहाँ गया, 10 है, n/2 पता है, CF हमें पता है, F हमें पता है, H हमें पता है, सारी चीज़ें निकाल दी। अब बस इसको रख देना है, यानी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला याद होगा तभी तो आप सोचोगे भाई क्या क्या चीज़ें निकालनी है इसमें से, और तभी रखोगे। चलो भाई इसको रखते हैं, रख के देखते हैं कितना है। तो L का मान कितना है, तो 10 है, ठीक है। n/2 कितना है, तो 140 है। CF कितना है, तो 49 है। F कितना है, तो F की बात करें तो F है 133 है, ठीक है। और H दे रखा है 5 हमें, ये चीज़ हो गई, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई 10 का 10 हो गया, प्लस में 49 में से 140 में से 49 गया, कितना बचा, तो ये हो गया 91 और ये आ गया 133 और ये आ गया 5। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, कुछ कट रहा है, तो हम देख सकते हैं भाई 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7 9 7 63, ये इतना आ रहा है, ठीक है। 5 को 13 से गुना करेंगे, 13 पंचे 65 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस में 65 बटे में 19 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 65 बटे 19 को भाग करोगे तो 19 दूनी 38 29 57, तिया 57 पे जा रहा है, चलो ठीक है। 10 प्लस में 3 दशमलव, ठीक है, बचा कितना, 57 के बाद 8 बचा है, तो 19 चौके लगभग ये कितने पे जा रहा है, लगभग 4 पे चला जाएगा, तो ये इसका आंसर लगभग 13.34 हो जाएगा, 13.4 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट के लिए इसको पूरा लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। वैसे इतना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक भी आंसर आपका करेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका है।
तो ये आपका क्या है, माध्यक निकल चुका है, इसका जो हमारे पास टेबल दे रखी है उसका माध्यक निकल चुका है और यही एग्जैक्ट आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसी तरह से कहते हैं इस पैटर्न में पूरा कैसे किया भाई, पहले हमने सारे चीज़ें लिखी, देखो इसमें पूरे तरीका क्या था, सबसे पहले 5 सारे चीज़ों के नाम लिखे, मतलब कि कौन सी चीज़ कितनी है भाई, एल कितना है, n/2 कितना है, CF कितना है, H कितना है, F कितना है, सबको लिखा। उसके बाद लिखा फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, अगर आपने डायरेक्ट पुट कर दिया तो शायद नंबर कट जाए आपके, क्योंकि फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद नंबर्स डालने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। ये चीज कहा गया है, यानी इसमें बात करें हम तो क्या है, तो एक मैं बनाता हूं वृत्त, ठीक है भाई, एक वृत्त बना दिया, यहां से एक रेखा खींचिए इस तरीके से, ठीक है, और ये है इसका केंद्र, ये आ गया हमारे पास। अब इसने कहा है कि इसमें जो त्रिज्या होती है, मतलब यहां से अगर मैं एक रेखा यहां खींचता हूं तो ये हमेशा इस पर लंब होता है, ये ज्ञात करना है, मतलब ये सिद्ध करना है। देखो ये परिमेय आपका 10.1 परिमेय ही है, ठीक है, और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर 2 ही परिमेय है, एक ये वाला परिमेय है और एक जो स्पर्श रेखाएं को बराबर करते हैं वो परिमेय। ये 2 परिमेय में से एक परिमेय पक्का मिल जाता है आपको, ठीक है, तो भाई मिल जाता है दोनों को, तो कम से कम 2 तो याद रखो, क्योंकि भाई पहले टर्म में था, छठे चैप्टर में बहुत सारे परिमेय थे, इसमें तो ज़्यादा नहीं है, इसी में ही है, तो इसको तो कम से कम याद रखना, ठीक है, मतलब इसको समझ के रखना, इसको इसकी प्रैक्टिस करके रखना। अब यहाँ पर क्या है, इसको लंब करना है, तो हम इसमें सबसे पहले आते हैं, दिया है, दिया है में क्या आएगा, एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र भाई, जिसका केंद्र O है, ठीक है भाई, एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र O है। अब इसके अंदर क्या है, ये x ले लिया, ये y ले लिया, ये y है, ठीक है भाई, x y एक रेखा ले ली है। अब इसमें देखेंगे भाई क्या क्या, x y स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु, ठीक है भाई, भाई एक्स वाई स्पर्श रेखा है और P जो है वो स्पर्श बिंदु है, ये चीज हो गई। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद और क्या दे रखा है, OP त्रिज्या है, OP जो है त्रिज्या है, ये चीजें हमें दे रखी है, वो हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, तो सिद्ध करना है सिद्ध करना में आएंगे तो यहां हमें दे रखा है भाई OP जो है वो लंब है किस पर, XY पर, OP लंब है XY पर, ये हमें सिद्ध करना है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद इसमें करेंगे रचना, देखो ये चीजें हमें करना है, इसको लंब, ये लंब इस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, रचना कैसे करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ से हम एक रेखा खींचते हैं, कैसे, एक रेखा खींचेंगे इधर से, ये रचना की लाइन ऐसी है, ये लाइन खींच दी हमने, इसको मान लिया हमने Q मान लिया है, और ये मान लिया हमने R बिंदु मान लिया, ठीक है। यहाँ पर वृत्त को R पे कट कर रहा है और ये कितना है, Q है। डन, चलो भाई ठीक है। हमने इसमें एक रचना की है, रचना क्या किया है, O R Q को मिलाया, ठीक है, ये चीज कर दिया भाई, O R Q को हमने मिला दिया। डन, अब आते हैं इसमें सिद्ध करने में, सिद्ध में क्या आएगा, सिद्ध में देखो एक चीज क्या है, क्या इसमें OP जो है वो OQ से छोटा है, क्या OP OQ से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, क्योंकि हमें पता है OP बराबर में है OR, भाई OP और OR जो है बराबर है, और क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हम लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है भाई, ये चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद हम लिख सकते हैं भाई OP जो है वो छोटा होगा किससे, OR
प्लस में आर क्यू से। क्यों भाई? क्योंकि भाई ओपी और ओ आर तो बराबर थे ना। अगर मैं आर क्यू जोड़ दूं इसमें भाई, ये और ये बराबर, अगर आर क्यू जोड़ दूं तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं भाई ये हमेशा ही छोटा रहेगा। कैसे? अगर मैं लाइन यहां पर खींचूं ऐसे, इसको यहां खींच दूं, यहां खींच दूं, यहां खींच दूं, कहीं भी खींच दूं स्ट्रेट लाइन, हमेशा ओपी सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो भी रेखा खींचोगे वो वृत्त से बाहर पर ही जाएगा, और जो टच है वो सिर्फ पी बिंदु, पी एक स्पर्श बिंदु है जो एक जगह ही टच होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके बाद ओपी, इसमें तब करके लिख देते हैं, तब ओपी जो है एक्स वाई से न्यूनतम दूरी पर है। ठीक है भाई, ओपी जो है वो एक्स वाई से न्यूनतम दूरी पर है, सबसे कम दूरी पर। और एक चीज याद रखना, किसी भी रेखा से कोई भी बिंदु जो सबसे कम दूरी पर होता है वो हमेशा लंबवत होता है। तो इसीलिए हम यहां पे लिख सकते हैं, तब हम कह सकते हैं ओपी लंब है एक्स वाई पर। इतना आपको लिखना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में ज्यादा प्रूफ करना नहीं था, इसमें जस्ट आपको एक चीज बतानी थी कि ओपी जो है वो सबसे छोटी रेखा, सबसे न्यूनतम दूरी है किसमें, एक्स वाई रेखा से। ओ बिंदु से न्यूनतम दूरी ओपी ही है जो एक्स वाई रेखा से है। तो इस ये चीज आपने सिद्ध कर दिया, तो इसके बाद सीधे हम कह सकते हैं लंबवत है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इतना आप लिखते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखा 6 के पहले 15 गुणजों का योग याद करना है। तो इसमें हम पहले इस फर्स्ट वाले को क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें दे रखा है भाई पहले 15 गुणज जो है वो 6 के पहले 15 गुणज कौन से होंगे। तो इसमें हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और इधर से बढ़ते 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 15 छिक्का 90 तक जा रखा है। ठीक है, अब इसका योग ज्ञात करना है, सबको जोड़ना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, पूरा 6 का पहाड़ा 15 तक लिख दो। ठीक है, और उसके बाद सबको जोड़ दो एक एक करके। और ऐसे अगर आपने जोड़ के लिख दिया आंसर तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन नंबर 0 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एपी का क्वेश्चन है और एपी के तरीके से ही करना है। ठीक है, तो भाई कैसे करना है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं भाई इसको करने का पैटर्न क्या है पूरा। तो पहले लिखेंगे पहला पद जो है वो 6 है, और जिसका सार्व अंतर जो है वो कितना हो जाएगा, तो भाई 12 - 6 यानी कि 6 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सार्व अंतर जो आ गया वो 6 आ गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं भाई अंतिम पद कितना है, तो 90 है। भाई अंतिम पद 90 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है भाई, n दे रखा है, कितने हैं, 15 गुणज हैं, तो n का मान दे रखा है। तो n कितना है, n दे रखा है भाई 15। चलो भाई ठीक है, n 15 आ गया। अब इसके अनुसार हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या निकालना है भाई, योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर S15 बराबर में हो जाएगा n। देखो Sn का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं भाई Sn का फॉर्मूला होता है n/2, और a प्लस में l कह लो या फिर an कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अब ये तब फॉर्मूला लगता है जब अंतिम पद आपको दिया रहता है। अगर अंतिम पद आपको दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं दिया तो ये नहीं लगाना, पूरा वो बड़ा वाला लगाना है। ठीक है, तो फिलहाल तो अंतिम पद दे रखा है हमें। क्या अंतिम पद दे रखा है, तो अंतिम पद देखो 90 दे रखा है, तो इससे सॉल्व हो सकता है। तो हम कह सकते हैं भाई S15 जो निकलेगा वो है 15/2। a कितना है, तो 6 है। अंतिम पद कितना है, तो 90 है। बस ये आ गया। ठीक है, n/2 a + an, वो हमने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो भाई कितना आ रहा है, तो 15/2 तो ठीक है, इसको गुना किया तो ये 96, सॉरी प्लस क्या 96 आ रहा है, इसको गुना किया तो ये 48 आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब 15 को 48 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 15 × 5 = 75, 50 होता तो 750 हो जाता। ठीक है, लेकिन 2 कम है, मतलब 15 दूनी 30, 30 कम करना पड़ेगा। 750 में से 30 कम कर दिया, 720। आपको जैसे भी गुना आता है वैसे कर लेना। फिलहाल तरीका ये सिंपल वाला था कि भाई 50 से गुना करना बड़ा आसान था। 15 × 5 = 75, 750 आ जाता। ठीक है, अब 2 कम है तो 15 दूनी 30 कम है, तो 30 कम कर दिया 750 में से, आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ से S15 आ चुका है। तो पहले 15 पदों का योग इसमें लिखेंगे, पहले 15 पदों का योग 720 है, ये आ जाएगा।
ओके चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, दूसरे पार्ट पे कैसे सॉल्व हो गए। ओके चलो भाई दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें दे रखा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित होती हैं। देखो इसमें एक कंडीशन होती है, एक लिखा था 3 और 5 या फिर लिखा रहेगा 3 या 5। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। और 5 वाले में क्या है तो इनको गुना कर देंगे, ठीक है। या वाले में दोनों को लेना पड़ता है अलग से, गुना वाले भी होते हैं और 3 वाले भी होते हैं और 5 वाले होते हैं। ये बहुत लफड़े वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिलहाल आपके में नहीं है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर क्या है 3 और 5 है, मतलब दोनों को गुणा करना है। यानी अगर इसने कहा है 2 अंकों की संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है, तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का। वो कितना होगा तो ये होता है 15। भाई एलसीएम तो 15 होता है, 5 या 15 यही आ जाएगा। अब उसके बाद 15 का पहाड़ा पढ़ लोगे, और कहाँ तक, क्योंकि इसने 2 अंक वाली संख्या कही है तो क्या आ जाएगा, तो पहला तो 15 ही आएगा, 15 एकम 15, फिर 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इस तरह से बढ़ते 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 90 तक आएगा। 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 तक जाता है, इतना होता है। तो भाई इसने बोला है 2 अंकों की कितनी संख्या, तो 15 छिक्का 90, 6 अंक की संख्या, बात खत्म। तो भाई सीधे लिख दो 15 छिक्का 90, 6 आंसर आ गया। नहीं, आपको दिखाना भी है भाई, दिखाना पड़ेगा। आप सीधे 6 नहीं लिख सकते। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाए जिसका आंसर डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि भाई 15 छिक्का 90, 6 ही तो संख्या बनेगी, ज़्यादा तो बन ही नहीं सकती, ठीक है, लिख देते हैं 6, तो नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको प्रॉपर तरीके से करना है। कैसे, तो ए आपने लिखा 15, डी लिखा, इसका अंतर कितना है 15, ठीक है। ए एन लिखा, अंतिम पद जो है वो 90 है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हमें एन ज्ञात करना है, एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा, ए एन का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है ए प्लस में एन माइनस 1 गुने में डी, यही होता है, ठीक है। ए एन कितना है तो 90 है, तो 90 लिखा हमने, ठीक है। ए कितना है तो ए है 15, 15 लिख दिया, प्लस में एन माइनस में 1, एन हमें निकालना था, और डी भी 15 है, ठीक है, डी भी हमारा 15 है। ओके, अब इसको अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 प्लस में 15 एन माइनस में 15 और बराबर में 90 आ रहा है। 15 से 15 कट गया। अब देख सकते हैं एन का मान कितना होगा, तो 15 नीचे भाग में आएगा, ठीक है। और 15 छिक्का 90, 6 आ गया, एन का मान 6 आ गया। तभी इतना करोगे तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। एन का मान 6 आ चुका है। तो कितनी संख्या है भाई, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, कुल 6 संख्याएं हैं। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। और द्विघातीय क्या होता है भाई, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई क्या है, भाई पहले वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या द्विघातीय है। तो आप यहाँ देख सकते हो भाई, इसको अगर सॉल्व करें जैसे हम पहले वाले को करते हैं, तो ये भाई इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आ रहा है। अब बराबर में हम करते हैं तो क्या आ रहा है, ये 2x माइनस में 6 आ रहा है। भाई 2 को जब गुना करोगे तो यही आएगा। आप यहाँ देख सकते हो 2x से 2x कट गया, और ये समीकरण जो बनती है उसमें x जो आ रहा है वो वर्ग में आ रहा है। 6 को इधर ले आता हूँ तो क्या आएगा, तो भाई ये क्या है, तो भाई हाँ, ये तो हाँ हो गया। ये द्विघातीय समीकरण है। चलो भाई ये चीज़ आ गया, डन। भाई द्विघातीय समीकरण है। सेकंड वाले के पार्ट की बात करते हैं। दूसरे वाले में हम देख रहे हैं भाई ये क्यूब आ गया, घात 3 आ गई है। यानी इसमें देखो सीधे डायरेक्ट लिख दो क्या चीज़, इसमें क्या है x की घात। तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको जब हम क्यूब खोलते हैं तो फिर कैसे खोला जाता है, तो x की घात 3 प्लस में 2 की घात 3 प्लस में 3 गुने में x गुने में 2 गुने में साथ में क्या आ जाएगा, x प्लस में 2 ही आ रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसा कुछ कि x की घात 3 आ गई, बिल्कुल आ गई है। अच्छा, पूरा कंप्लीट भी कर देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इसको गुना करेंगे इधर तो 2x की घात 3 आएगा, माइनस में 2x आएगा। अब यहाँ क्या x की घात 3 कट रहा है भाई, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा भाई। 2x को लाओगे तो 1 तो बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ x की अधिकतम घात तीन है। वैसे इस क्वेश्चन में रीजन लिखने के लिए कहा है तो नहीं कहा है, तो हम सीधे भी लिख सकते हैं नहीं है भाई, इसमें पूरा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे हम लिख देते हैं क्या, नहीं, ठीक है, नहीं, बस नहीं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला नहीं हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट की बात करें
भाई टाइम पूरा बचाना है और कम से कम मतलब कहते हैं फालतू एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना में कि भाई एक्स्ट्रा फालतू लिखते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो है वो एग्जैक्ट लिखते जाते हैं। थर्ड वाले की बात करें तो इसको अगर मैं गुना करता हूँ तो क्या आएगा, ये इसको गुना करेंगे तो भाई एक्स का वर्ग आएगा माइनस में 2, इसको भाई आप अपनी तरह से गुना कर सकते हो, एक्स का वर्ग आ गया और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 बराबर में इसको गुना करेंगे तो एक्स का वर्ग माइनस 3x और माइनस 3, ये जी आ चुका है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब कट गया तो क्या एक्स की घात 2 बची है, तो नहीं बची, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसमें भी नहीं, ये भी नहीं है, इसका भी ऑप्शन नहीं में आ जाएगा। ठीक है, चौथे पार्ट को हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। भाई चौथा पार्ट का क्या है, तो यहाँ पे देख पाते हैं एक्स वर्ग है माइनस 2x है, इसको अंदर गुना किया तो माइनस 6 आएगा और प्लस में 2x आएगा। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो यहाँ पर हमें एक्स का वर्ग दिख रहा है तो हम लिखेंगे हाँ द्विघातीय समीकरण है। डन, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और यहाँ पर जस्ट हमें बताना था क्या है और क्या नहीं है द्विघातीय समीकरण। और आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, द्विघातीय समीकरण क्या होता है, तो ये होता है भाई ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं, और ये हो गया डन। चलो भाई इसको हम सॉल्व हमने कर दिया है, इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ छठे क्वेश्चन में दे रखा है एक परीक्षा में 200 छात्रों को प्राप्तांकों की संचय बारंबारता बंटन के निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। अब ये संचय बारंबारता मतलब CF, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये अंक की तालिका है, मतलब क्या कह रखा है कि भाई 200 छात्र जो हैं उसमें से 10 से कम अंक लेने वाले बच्चे कितने हैं, 7 है, जो सबसे नालायक गधे वाले हैं ना वो 7 बच्चे हैं। उसके बाद क्या है, 20 से कम वाले 19 है, 30 से कम वाले 40 है, 40 से कम वाले 62 है, इस तरह से करते करते 100 से कम वाले 200, भाई 100 से कम तो सबके ही आएंगे ना, ठीक है ना, 100 से कम वाले 200 हैं, यानी टोटल 200 छात्र हमारे पास हैं। डन, तो यहाँ पर ये जो हमें दे रखा है ये CF दे रखा है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं ये CF दे रखा है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये इसको इरेज करते हैं। भाई इसमें क्या है, इस तालिका को दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, तो हम इसको बना लेते हैं। ये आ चुका है हमारे पास। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, डन। अब इसके बाद इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या ये अंक है और ये CA है, मतलब हम इसको अंक में क्या करेंगे, इसको CI करेंगे, क्लास इंटरवल मतलब बारंबारता जो हमारे पास आएगी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा CI, ठीक है, और ये है CF था, और यहाँ से हम F निकालेंगे, F निकालेंगे। अब CI क्या दे रखा है हमें किस हिसाब से, 0 से 10। अब देखो 10 से कम अंक मतलब क्या होगा, 10 से कम से कम 0 आ सकता है, 0 तक कितने जाएगा, तो हम कर सकते हैं इसको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ये टोटल हमारे पास हो गया। डन। CF की बात करें तो CF कितना है, 7, 19, 40, 62, 7, 19, 40, 62, ठीक है, 7, 19, 40, 62, फिर 98, 132, 157, 98, 132, 157, ठीक है। उसके बाद क्या है, 173, 190 और 200, 173, 190 और 200, ये हमारे पास आ रहा है। डन। अब यहाँ से हम निकालेंगे F, तो F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें क्या निकालना था, इसमें निकालना है उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन का मतलब यहाँ पर हमें F निकालना है। देखो यहाँ पर बारंबारता बंटन यानी कि जिसे कहा जाता है क्लास इंटरवल, इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जहाँ बारंबारता बंटन का है मतलब ये चीज़ आपको दे रखी है, और इसके सामने F होता है। CF के लिए हमेशा से कम या से ज़्यादा चलता है, तो वो तो हमने हटा दिया। बारंबारता बंटन मतलब ये क्या, मतलब F निकालना पड़ेगा। और F कैसे निकलता है, तो भाई इसमें से 7 का पहले 7 लिखेंगे, 19 में से 7 गया तो कितना बचेगा भाई, 19 में 7 जाएगा तो ये 12 बचेगा, 40 में से 19 गया तो 21 बचेगा, 62 में से 40 गया तो 22 बचेगा, और 98 में से 62 गया तो 6, 3, 9 और ये 36 आ गया। 132 में से 98 गया तो 34 आ गया, ठीक है। और 157 में से 32 गया तो कितना बचेगा भाई, 5 में से 3 गया, मतलब ये आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है भाई। 25 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 73 में से 57 गया तो कितना होगा, 3, 6, 16,
16 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया भाई 16 आ रहा है, 3 इसमें जोड़ा तो इतना आ गया 60 और 16, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये 17 आ रहा है, ये 17 आ रहा है, और यहाँ से बात करें तो ये 10 आ रहा है। और इसको अगर आपको वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है कि आपका सही है कि गलत, तो आप इसको पूरे को जोड़िए, जोड़ने के बाद नीचे यहाँ पर 200 आना चाहिए, अरे 200 था ये 200 आना चाहिए, ठीक है, ये आपका 200 आना चाहिए। 200 अगर इसका आ रहा है मतलब सिग्मा FI, इसका जो FI है वो 200 आ रहा है, इसका मतलब आपने सही FI निकाला है, क्योंकि इसका जो योग होता है वही इसके बराबर होता है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ हमने इसका बारंबारता बंटन जो कि है इसको हमने निकाल लिया। डन, चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भाई आ गया, सेक्शन बी आ चुका है, खंड ब आ चुका है, और ये क्वेश्चन है आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई किस किस तरीके के क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें दे रखा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, इस पर स्पर्श रेखाओं की के एक ऐसे युग्म की रचना कीजिए कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री आ जाए। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो जाता है, बार बार आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, इसमें क्या है भाई। इसमें जब रचना करेंगे तो इसमें पहले रफ चीज़ आपको बता देता हूँ कि पहले आप एक वृत्त बनाओगे ऐसे, ठीक है। अब वृत्त में हमें 2 स्पर्श रेखा ऐसे बनानी है जिससे कि इसका कोण 60 डिग्री का आ जाए, ठीक है, ये 60 डिग्री का आ जाए। अब डायरेक्टली बनाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि केंद्र पर यहाँ पर अगर मैं 2 त्रिज्याएं खींचूं जो इनके स्पर्श रेखाओं को टच कर रही है, ठीक है, और ये आपका स्पर्श बिंदु है दोनों, तो उस कंडीशन में ये वाला कोण कितना होगा, तो ये 60 का है तो 120 का होगा, क्योंकि ये तो 90-90 के होते ही हैं, तो 120 का ही होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ही करेंगे सॉल्व, और करते हैं सॉल्व भाई। यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वृत्त खींचते हैं। वृत्त कितना खींचना है, तो वृत्त की बात करें तो इसने कहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो प्रकार आपको खोलना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो वृत्त मैं यहाँ पर फिलहाल इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। अरे ये तो गोल हो गया, ये आ गया आपका इसका केंद्र, ठीक है, ये वृत्त है, इसका केंद्र है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है, देखो अगर मुझे इस साइड इसके स्पर्श रेखा पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो सबसे पहले एक त्रिज्या खींचनी पड़ेगी यहाँ पे, और इसी पर एक कोण बनाना पड़ेगा, कितने का, 120 डिग्री का, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है भाई। 120 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर एक, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ प्रकार से एक आर्क लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। चाप कुछ इस तरीके का ऐसे लगाया, यहाँ से पहला कट लिया और यहाँ से दूसरा कट लिया भाई, यहाँ से पहला कट, यहाँ से दूसरा कट। अब जो ये दूसरा कट है ये क्या होगा, यही 120 डिग्री का कोण 120 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ से अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो ये 120 डिग्री का ही कोण बनाएगा, ठीक है, 120 बन चुका है। उसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या है, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो 90 इसमें खींचेंगे। तो 90 अगर मैं खींचता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी एक चाप लगाया जाता है इस तरीके से, एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर, ऐसे करा जाता है। यहाँ से एक कट आगे लगता है और यहाँ से एक कट ऐसे लगाता है, और इसको फिर खींच दिया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ से अगर मैं खींचूँ तो कुछ कोण इसे स्पर्श रेखा कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से हमारा बन जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है भाई, ये हमने बना दिया। इधर की बात करें तो यहाँ पर भी हम खींच लेते हैं भाई, किस तरीके से होगा, तो यहाँ से भी ये कुछ इस तरह से आर्क लगाया हमने, और यहाँ से पहला कट यहाँ पर, दूसरा कट यहाँ पर, और यहाँ पर एक कट ऐसे और ऐसे लग जाएगा, और ये भी रेखा ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर भी हम एक रेखा खींच देते हैं, तो ये रेखा किस तरीके से होगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई, यहाँ से इस तरह से ऐसे चले गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे, इसके नेमिंग अगर मैं कर दूँ यहाँ पर, तो नेमिंग की बात करें, इसको मैंने रखा O, इसको रखा P ही बिंदु, कुछ कहा था बिंदु क्या इसने कोई बिंदु नहीं कह रखा, तो हम अपने आप लिख सकते हैं P बिंदु है, O है, और ये Q है, और ये R है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई एंगल O जो है ये तो 120 डिग्री का था, ठीक है, और ये 90 डिग्री का होता ही है स्पर्श रेखा के बीच में, जो कि हमने खींचा है। और इसी की मदद से अब एक चीज़ मुझे बता दो, ये 90 है, ये 90 है, ये 120 है, ये क्या बना, एक चतुर्भुज बन रहा है, पी क्यू ओ आर, एक चतुर्भुज बन रहा है, और चारों कोणों का योग 360 होता है। इसमें 180 तो यहीं से खत्म, 120 खत्म, बचा कितना, 60, तो ये 60 का ही बनेगा। और इसको चेक करने के लिए आप अपने साथ डी लेके जाना, ठीक है, और उसको यहाँ पर सेट करना और उसमें चेक करना कि 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है आपका, ठीक है। चलो भाई,
एक आध डिग्री ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतना चल जाता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि 5 डिग्री ऊपर हो जाए, ये तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा और टीचर जो है वो देख के ही उसको काट देगा। ओके, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो और स्टेप आपको ऐसे ही फॉलो करने पड़ेंगे, इस तरीके से ही इसको क्वेश्चन को करना पड़ेगा और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मैं देखा 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई इसने क्या रखा है, 6 मीटर चौड़ी एक है और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है और उसमें पानी जो बहता हुआ जा रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और यह 30 मिनट में कितने क्षेत्र सिंचाई करेगा यदि 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की जरूरत होती है। तो भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, तो इसमें आपको बताना चाहूँगा मैं कि भाई सबसे पहले हम ले लेते हैं भाई जो चीज़ दिया हुआ है उसको मान लेते हैं। तो मानने का मतलब देखो, पहले नहर की बात करूं, नहर जो बनता है, जब भी नहर की बात करें तो वो आपका किस तरह का, तो एक घनाभ के आकार का होगा और घनाभ के अंदर इसकी उस चौड़ाई आपको दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, सॉरी गहराई दे रखी है, मतलब ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा और एल जो निकलेगा वो इसकी तरफ से ही निकलेगा, ठीक है, जो आपकी रफ्तार दे रखी है उससे ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे भाई, इसके हल में आते हैं। हल में आते हैं तो यहाँ पर आएंगे भाई नहर की चौड़ाई, इसको मान लिया b और ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है भाई 6 मीटर, ये 6 मीटर दे रखा है। चलो भाई ठीक है, नहर की गहराई जिसे कहते हैं इसे मान लिया h और ये कितना दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है भाई, कहाँ गया, 1.5 मीटर, ठीक है भाई लिख लिया। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद दे रखा है पानी की जो गति है, पानी की जो गति दे रखी है नहर की जो है वो दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पानी की गति ये है हमारे पास, जिसको हम मान लेते हैं एस मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है हमें। चलो भाई ठीक है, उसके बाद दे रखा है भाई समय जो दे रखा है वो 30 मिनट दे रखा है, समय इसको हमने टी मान लिया है और ये है 30 मिनट दे रखा है, ठीक है भाई 30 मिनट दे रखा है, या फिर हम कह सकते हैं इसी को 1/2 घंटे भी कह सकते हैं, ठीक है ना भाई, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 1/2 घंटा हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसने कहा है कि इससे किसी क्षेत्र की सिंचाई करनी है और सिंचाई करने पर जहाँ पर आपने पानी डाला, मान लो खेत में पानी डाल दिया, ठीक है, तो वहाँ पर आपने पानी डाला है तो उसके अंदर जो पानी की जो ऊंचाई है ना, मतलब कितना ऊंचा पानी उसमें, कितना कहाँ तक भरेगा पानी, तो 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो उसने बोला है कितने क्षेत्र की सिंचाई करनी है। अब मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कैसे जगह पे पानी डाला है, भाई वो घनाभ के आकार का है कि बेलन के आकार का है, वृत्त है, कैसा है, क्या है, नहीं पता, तो हमें बस ये कह दिया भाई 8 सेंटीमीटर ऊंचा था, ठीक है। अब बताओ कितना क्षेत्रफल में पानी भरा गया, तो इसका एक फॉर्मूला था जो कि मैंने भी बता भी रखे, इनके कंसेप्ट वीडियोस में बता भी रखे हैं, बाकी यहाँ पर भी सुन लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे 30 मिनट में पानी का आयतन, ठीक है, बराबर में कितना होगा भाई, 30 मिनट में पानी के आयतन की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 30 मिनट में पानी के आयतन के लिए, तो यहाँ पर यह आ सकता है L गुने में B गुने में H आएगा भाई, ये चीज़ आएगा, ठीक है। अब मुद्दा है L क्या है यहाँ पर, तो L होता है भाई 30 मिनट में कितनी दूरी उसने तय की थी। अब यहाँ पर देखो 10 किलोमीटर वो 1 घंटे में जा रहा है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, तो आधे घंटे में आधा किलोमीटर, मतलब कि 10 का आधा 5 किलोमीटर जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई L जो 10 था तो 10 का आधा ये कर दिया गया, ये 5 आ गया, 5 लेकिन किलोमीटर में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, तो 5000 मीटर लिखेंगे, ठीक है। मीटर को अभी रहने देते हैं, गुने में B चौड़ाई कितनी है, तो 6 है, तो 6 लिख दिया हमने, और H कितना है, 1.5 है, जी है, इतने मीटर क्यूब पानी उस नहर के अंदर था, ठीक है। अब इसी पानी के द्वारा ही तो क्षेत्र, मतलब कि वहाँ पर सिंचाई किया गया है, ठीक है। तो सिंचाई का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम बात कर सकते हैं भाई जो पानी का आयतन था उतना ही पानी वहाँ पर गया है, तो यही किसके बराबर होगा, यही सेम टू सेम बराबर होगा
जो हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, सिंचाई करने का क्षेत्र जो दे रखा है, हाँ, सिंचाई का क्षेत्र जो दे रखा है, इसको अगर मैं गुना कर दूं 8 से, यानी एक चीज याद रखना कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का बोलोगे सबका सर अलग अलग होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो भाई ऊंचाई गुने में क्षेत्रफल जो होता है, वो भी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। भाई ऊंचाई को अगर हम आधार के क्षेत्रफल से गुना कर देते हैं तो वही होता है आयतन, ठीक है। ऊंचाई को आधार के क्षेत्रफल से गुना किया, वो आयतन होता है। तो यहीं पर हमने वही किया, भाई ऊंचाई थी 8 सेंटीमीटर, उसको गुना किया हमने सिंचाई के क्षेत्रफल से। अब 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, सब कुछ मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में क्या कर रहा है, तो भाई इसको भी मीटर में करो, तो मीटर में कैसे होगा, ये बटे में यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली हमें सिंचाई का क्षेत्रफल निकालना है, इन सबको उठा के दूसरी तरफ भेजा और आ जाएगा आंसर। भाई सिंचाई का क्षेत्रफल जो है, सिंचाई का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है ये 500, 5000 गुने में 6 गुने में 1.5 गुने में 100 आ जाएगा। भाई नीचे वाला 100 तो ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब जो जो चीज़ कटती है उसे काट देते हैं, तो हम कर सकते हैं भाई 6 को जब 1.5 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 को 5 से गुना करें तो 9 बचे 45 आ जाएगा, और 45 के साथ 0 लगा दो। भाई कितना आ जाती है, 9 आ गया, 9 बचे 45 और 45 के साथ 0 लगा दो। कितने 0 लग रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 0 लग गए। तो ये आ गया हमारे पास 5 0 लग चुका है, ठीक है भाई। इसको भाग करना है 8 से। अब 8 से भाग करोगे, देखो जब क्षेत्रफल आता है तो क्षेत्रफल किस में आता है, देखो ये मीटर क्यूब में आएगा, ये मीटर वर्ग में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर वर्ग में आता है। डन, चलो भाई ठीक है। इसको जब हम भाग करते हैं तो कितना आएगा, तो भाई 8 पंचे 40, ठीक है, और 8 पंचे 40 और बचा 50 और 8 6 48 होगा, ठीक है। और उसके बाद बचा 20 और 8 पंचे 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ये आ गया भाई। ये हमने इसको भाग किया तो इतना आ गया है, और इसके साथ 0 कितने लगेंगे, तो ये 4 5 2 0। क्या ये सही है, 45 के बाद 5 0 था, 56 के बाद 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आ चुका है। तो यहाँ पर ये आ गया इतने मीटर वर्ग, ये क्षेत्रफल इसका आ चुका है, जो कि सिंचाई का क्षेत्रफल है। यानी इतने क्षेत्रफल में पानी जो है सिंचाई की जा सकती है, जब आपके पास 30 मिनट में वो पानी में नहर जितना पानी नहर में आया था, उस पानी से इतने क्षेत्रफल सींचा जा सकता है। तो ये इसका आंसर आ गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। बिल्कुल इस तरीके से, इस पैटर्न में बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है कि एक तंबू, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और में आ रखा है, दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं दे रखा है एक तंबू एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है। एक तंबू है जो लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है और उसके ऊपर शंक्वाकार है। मतलब एक बेलन है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है, ठीक है भाई। उसके बाद इसने कहा है तंबू की ऊंचाई 3 मीटर। अच्छा, तंबू की कुल ऊंचाई जो पूरी तंबू है, इसके ऊपर शंक्वाकार भी तो था, इसके ऊपर शंकु लगा हुआ है, और तंबू की कुल ऊंचाई जो है 13.5 है, ठीक है भाई, ये दे दिया है। उसके बाद इसने कहा है आधार की त्रिज्या जो है वो 14 है, यानी इसकी बात करें तो ये 14 है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये तंबू हमें गाड़ना है, ठीक है, बनाना है। अब इसमें जो कपड़े का मूल्य है वो दे रखा 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और इतने लंबे लंबे इसके डायमेंशन जो दे रखे हैं कि भाई ये 3 मीटर का, ये 14 मीटर का है, मीटर ही है ना, हाँ ठीक है, और ये 13.5 मीटर का है। अब इसका तंबू हमें बनाना कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, कितना पैसा लगेगा, तो भाई देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं, तो मैं आगे लिख लेता हूँ, हल में आते हैं और क्या करते हैं, यहीं पर चित्र बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने बना दिया, उधर से बार बार देखने की झंझट खत्म। ये 3 मीटर था, ये यहाँ से 14 मीटर था, और ये यहाँ से 13.5 मीटर था, ये आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई, इसमें अगर मैं ये रेखा खींचूं ऐसे हो जाएगा और ये भी ऐसे हो जाएगा, ये 14 का है तो ये भी 14 का है, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो कितना होगा, तो भाई पूरे में से अगर 3 को घटा दोगे तभी तो इसकी ऊंचाई होगी, यानी हम कह सकते हैं इसकी ऊंचाई है 10.5, ये दे रखा है, ठीक है भाई। अब इसमें देखते हैं भाई, लिखते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो है तंबू, जो है तंबू, कहाँ गया तंबू हमारा, हाँ ठीक है, तंबू की त्रिज्या। अब तंबू की त्रिज्या का मतलब क्या है, दोनों चीजें आ गई हैं। तंबू की त्रिज्या का मतलब दोनों चीजें आ गई, मतलब कि शंकु की त्रिज्या भी हो गई और बेलन की त्रिज्या, दोनों की सेम त्रिज्या है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने लिखा r और ये आ गया है कितना, 14 मीटर। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा भाई बेलन की ऊंचाई जो है, जिसे आप छोटा h मान लेते हो, और ये कितना आ जाता है, ये आता है 3 मीटर दे रखा है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद आता है शंकु, जो है शंकु की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये बड़ा h आ जाएगा, और ये हमें दे रखा है कितना, तो 13.5 में से 3 को घटाया जाएगा और ये आ जाएगा 10.5 मीटर आ जाएगा। ये आ गया भाई तंबू की ऊंचाई। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है प्रति मीटर वर्ग कपड़े का मूल्य जो है, ये कितना दे रखा है, तो ₹80, 80 रुपये प्रति मीटर वर्ग से दे रखा है, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर देखेंगे भाई, तंबू जो है के, देखो तंबू के कपड़े का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में यूज होगा क्या, यहां पर ये L भी यूज होगा, यहां पर ये L है, ये भी यूज होने वाला है, L यूज होगा, ठीक है भाई। L अगर यूज होता है तो भाई L निकालना पड़ेगा, तो पहले में L ही निकाल लेते हैं, फिर फाइनली सीधे मुद्दे पर आएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, भाई क्या होगी, तो तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो ये कैसे निकलता है, तो भाई L अगर आपको निकालना है तो इसे L कह देते हैं भाई, ये निकाल लेते हैं पहले। L हमारा होगा क्या, तो भाई उसका h का वर्ग और r के वर्ग के योग के बराबर होगा। h का वर्ग, h मतलब बड़ा वाला h, क्योंकि शंकु का h तो यही था और r तो यही है, और इसको रूट में लिखेंगे, ये ऐसे L निकलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई h कितना है, तो h हमें दे रखा है 10.5। चलो भाई ठीक है। r कितना दे रखा है, तो r हमें दे रखा है 14, तो 14 दे रखा है, ठीक है भाई। अब इसका वर्ग करने लगते हैं, तो 10.5 का वर्ग कितना होता है, तो इसका वर्ग हो जाएगा भाई, गुना करना पड़ेगा इसको, तो ठीक है भाई। तो 10.5 है, 10.5 है, ये आ गया 50011, ये आ गया हमारे पास, मतलब 11005 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1100 और 5, और पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। प्लस में 14 का होता है 196, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास 200,306.05, ये आ गया। और अब इसका निकालते हैं रूट। भाई रूट कैसे निकलेगा, तो रूट की बात करें तो कुछ इस तरीके से ही निकालते हैं। क्या हो गया, 306 है ना, ठीक है, 0.05। इसका रूट निकालेंगे तो भाई पीछे से 2 और 2 आ गया, ठीक है, 1 बच गया, तो एक कम 1 कर दिया हमने, और ये आ गया 2, ऊपर से उतारा 0.6, और इसके बाद हम करते हैं तो 1 और 1 जोड़ा तो 2 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब किससे करें, तो 2 से, 5 से, 6 से, 7 से कर लेते हैं, 7 से आ जाएगा। तो 7 से अगर हम करते हैं तो 7 को 7 किया तो 7 7 7 49, हासिल 4, और 7 दूनी 14, 4 18, ये आ गया। तो ऊपर से हम देख सकते हैं भाई कितना बचा, तो यहाँ पर 6 7 16 में से 9 गया, 7 बचा, ये 1 बचेगा, 17 आ गया। दशमलव ऊपर लगा दिया और 00 यहाँ पर उतार दिया, 7 7 14, मतलब ये 34 आ चुका है, ठीक है भाई। अब किससे करें, तो 3 5 15, 5 पे लगभग जाएगा, 5 पे तो 4 पे जाएगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 5 से अगर मैं करता हूँ तो 5 25 आ रहा है, हासिल 2, 5 चौक 20, 22, हासिल 2, 5 या 15, 16 17, 1725 लगभग इतना आ रहा है, ठीक है, मतलब लगभग 5 के आसपास आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 17.5 के आसपास आ रहा है,
ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाता है, थोड़ा अप्रॉक्स में वैल्यू हम ले सकते हैं। तो 17.5 हमारे पास ये एल आ गया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब एल हमारे पास ये आ चुका है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या शंकु का मतलब ये तंबू जो है, तंबू का पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो तंबू का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो मैं कह सकता हूँ भाई तंबू जो है का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा पहले भाई ऊपर जो शंकु है उसका क्या लगेगा, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सी एस लगेगा। वो क्या होता है, तो वो होता है भाई पाई आर और एल लगाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे जो है, नीचे बेलन है, बेलन का क्या निकालेगा, उसका ही वक्र पृष्ठ लगेगा, क्योंकि ना नीचे ढक्कन ना ऊपर ढक्कन, ढक्कन तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 पाई आर और एच आएगा, ये चीज़ आ गई। डन। अब इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं भाई पाई आर तो कॉमन है, बच गया एल प्लस में 2h बच गया, ठीक है। पाई का मान कितना है, तो 22/7 होता है। आर का मान कितना है, तो आर का मान कहाँ है, आर हमारे पास है ही कहाँ, तो आर हमें दे रखा है 14 दे रखा है, इतना बढ़िया 14 दे रखा है, क्या दिक्कत है। तो आर हमें दे रखा है 14 और एल हमने निकाला था 17.5 और एच था हमारे पास कितना, तो एच हमारे पास 2 गुने में 3 है। भाई बेलन की ऊंचाई तो 3 ही थी, यही था, ठीक है। अब यहाँ से कट रहा है 7 दूनी 14 आ गया, 22 दूनी 44 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 6 को 17 में जोड़ेंगे तो 6 6 12 13 23.5 आ रहा है भाई, 23.5 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब इसको हम गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 3 5 है, इसको 44 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 4 तिया 12 14 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और एक 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 4 9 ये भी आ जाएगा, 0 4 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 10 आ जाएगा, 10 340 ही आ रहा है हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई 10 340 आ रहा है, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इतने मीटर स्क्वायर ये इस तंबू को बनाने का क्षेत्रफल है। अब कुल मूल्य कितना होगा, तो हम देखेंगे भाई कुल तंबू बनाने का मूल्य ये कितना होगा, तो भाई जो क्षेत्रफल हमारे पास था, तो क्षेत्रफल कितना है 1034 है, ठीक है। इसके साथ गुना करेंगे किस रुपए के हिसाब से, तो 80 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 80 रुपये 1 मीटर का था। तो अब इसको मैं गुना करता हूँ तो क्या आ रहा है 8 चौक 32 आ रहा है, हासिल 3, 8 तिया 24 25 26 27 आ रहा है, 8 0 0 2 आएगा 8 आएगा, और ये हमारे पास आ रहा है, और एक 0 और है तो ये भी आ गया। इतने रुपीज़ लगेंगे टेंट को बनाने में, इतने रुपये का खर्चा है, कितना भाई 82,000 हमारा टेंट का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आते हैं हम इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई यही पैटर्न आपका रहेगा, इस तरीके से पूरा हर चीज़ मेंशन कर करके लेके चलना है, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट कर देते हो तो भाई नंबर तो कटेंगे कटेंगे। ओके, चलो भाई देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें देखा तेज आंधी में एक पेड़ हवा से झुक गया, भाई झुक गया। पेड़ की चोटी जमीन से 30 डिग्री के कोण पर जड़ से 40 मीटर की दूरी पर मिलती है। चलो भाई बहुत बढ़िया। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी थी, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी थी, यहाँ पे बताना चाहूँ भाई। एक पेड़ मान लो ऐसा था, हवा चली और वो यहाँ से टूट के नीचे ज़मीन पे आ गया, और ज़मीन पे आने के बाद इसने ज़मीन से कोण बनाया है, कितने का, कहाँ गया कोण, ये 30 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया है। इसके बाद इसने कहा है जमीन पर जो टच हो रहा है वो 40 मीटर दूरी पर टच हो रहा है, कहाँ से, जड़ से। ये जड़ इसका यहाँ था तो 40 मीटर दूरी पर था, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई तो ये पूरी थी ना, अगर मैं इसको मानूँ ये x है, ठीक है, और इसको मानूँ y है, ठीक है, तो क्या x और y को जोड़ के, क्योंकि यही तो ऊपर से टूट के नीचे आया था, तो x और y को जोड़ के जो भी लेंथ आएगी, जो भी लंबाई आएगी, वही पेड़ की ऊंचाई होगी। तो भाई वही हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हल में आते हैं, ठीक है भाई। इसमें हमने क्या किया, इसके नाम लिख देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा भाई, A B C और ये D आ गया, ठीक है भाई। अब इसमें कह सकते हैं हम भाई पेड़ की ऊंचाई जो है इसको हमने मान लिया है, माना क्या है, मान रखा है हमने BD है। भाई पेड़ की ऊंचाई तो BD है ना, ये पेड़ पूरा है, इसकी ऊंचाई BD है। अब BD किसके बराबर होगा, तो y प्लस एक्स के, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया y प्लस एक्स के बराबर है, ये हमने मान रखा है। अब आते हैं भाई त्रिभुज ABC में
इसमें कोण ए कितना है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, कोण ए 90 डिग्री का है, ये चीज़ हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं, मान लो पहले हमें x निकालना है, तो x निकालना है किसको रहते हुए, तो भाई आधार हमें पता है और x हमें निकालना है जो कि लंब होता है। आधार और लंब किस में आता है, तो 10 में आता है। तो हम इसके आएंगे अंदर आएंगे तो 10 30 डिग्री पर आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x बटे में 40 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 के मान की बात करें तो ये आएगा 1 बटे में √3 होता है, और ये आ रहा है x बटे में 40 हो रहा है। इस 40 को उठा के इधर भेजेंगे तो 40 बटे में √3 आ जाएगा, बराबर में x आ जाएगा। ये तो x आ गया। अब बोलोगे सर √3 का मान दिया, रख देते हैं, रखेंगे लास्ट में, रखेंगे, रुको अभी, ठीक है, रखेंगे लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भाई हमें निकालना है y भी तो निकालना है, तो y को निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से देखो y निकालना है, तो y क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग ये कर्ण होता है, और ये क्या है, आधार है। आधार और कर्ण किस में आते हैं, तो cos में आता है, तो हम लिख सकते हैं cos 30, और ये कितना आएगा, ये आएगा b/h, मतलब कि AB बटे में y आ रहा है, यही आएगा। cos क्या होता है, b बटे में h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने AB बटे में y लिख दिया। अब इसमें हम कह सकते हैं भाई AB कितना है, तो AB है 40 और y का y कर दिया, और cos 30 होता है √3 बटे में 2 होता है, यही होता है। अब इसको इधर गुना किया, बाकी को उधर भेज दिया, तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, तो y का मान आ रहा है, 2 को उधर भेजोगे तो 80 आएगा, और √3 को नीचे भेजोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है भाई। y इतना आ गया, इतने मीटर y आ गया है, मीटर में ही है सब कुछ, तो हाँ मीटर में ही है, तो यहाँ मीटर में लिख देते हैं, ये इतने मीटर में आ गया और ये इतने मीटर में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या चलते हैं भाई, इसने कहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई ये होगी x प्लस में y होगी, ठीक है। और x हमें कितना हमारा कितना निकल गया, 40 बटे √3, ये आ गया 40 बटे √3, प्लस में y आ गया 80 बटे √3, ये आ गया। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो एलसीएम कितना आ रहा है, तो √3 आ रहा है, ठीक है, एलसीएम √3 हो रहा है। अब उसके बाद ऊपर तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, मतलब 120 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई 120 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 गुने में 3, और ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ से ये कट रहा है, √3 से 3 कट जाएगा, और क्या बचेगा, ये बच जाएगा 40 √3 बच जाएगा। क्या हम इतने पे ही आंसर छोड़ दें, तो नहीं, क्यों, क्योंकि हमें इसका मान दे रखा है, उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ रहा है 40, और √3 की बात करें तो 1.732, इतना ही था ना, 732, चलो ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 7 चौक 28, और 29 का 9 हासिल 2, और 4 एकम 4 2 6, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और 1.0 भी था तो 0 भी आएगा, कितनी चीज़ होगी भाई, 40 को हमने इससे गुना किया, ये आ गया। कितने के बाद दशमलव है, 3 के बाद, तो 3 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, और यहाँ पर हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आ चुकी है, जो कि इतने मीटर है। पेड़ की ऊंचाई तो हमें निकालनी थी, तो पेड़ की ऊंचाई निकल चुकी है भाई। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी थी, तो हमारी आ चुकी है 69.28 मीटर। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें देखा 14 सेंटीमीटर लंबे एक खोखले लंबवृत्तीय बेलनाकार के बाहरी और आंतरिक वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफलों के बीच का अंतर जो है वो 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भाई इसने क्या कर रखा है, एक आपके पास देखो बाहरी और आंतरिक, मतलब समझ लो एक पाइप जैसा ऐसा है, ये ऐसा होता है, एक पाइप है जो बाहर भी है और अंदर भी कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऐसा ही कुछ रहा होगा, और ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है क्या कि भाई 14 सेंटीमीटर लंबे खोखले लंबवृत्तीय बेलनाकार, मतलब ये 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। अब इसने क्या रखा है कि बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों के बीच अंतर जो है वो 88 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखो इसको अगर मैंने माना छोटा r और इसको माना बड़ा r, तो उस कंडीशन में इसके हल में प्रश्न के अनुसार क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भाई माना, हमने मान लेते हैं पहले, जो जो चीज़ें माननी है मान लेते हैं। माना बेलन की ऊंचाई, भाई बेलन जो है उसकी ऊंचाई को मान लेते हैं ना कुछ,
तो इसको हमने मान लिया है भाई h, ठीक है, जो कि h का कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो h मान लिया है तो इसको हमने 14 लिख दिया। अब इसमें करेंगे बेलन की त्रिज्या जो है, ठीक है, ये कितनी है, इसको हमने r मान लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ है, बस इन्हीं की जरूरत है भाई, इसमें बेलन ऊंचाई और त्रिज्या ही होती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसके बाद इसमें देखते हैं भाई प्रश्न के अनुसार क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भाई इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच माइनस में 2 पाई आर एच, ये बराबर में कितना दे रखा है भाई। देखो बाहर का ये है, अंदर का ये है, ठीक है, बाहर का ये, अंदर का, अच्छा बाहर की त्रिज्या तो हमने मानी नहीं, वो भी माननी है, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा। देखो प्रॉपर चीज़ें लिखनी होती है, तो हम लिखेंगे पूरा क्या, बेलन की आंतरिक त्रिज्या ये है और बेलन की बाहरी त्रिज्या हमने बड़ा आर मान लिया है। देखो पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, इसमें से माइनस करेंगे 2 पाई और आर और एच, तब जाके ये 88 आ रहा है मीटर वर्ग। ये क्या रखा भाई, 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में चलते हैं, ये चीज़ दे रखा है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो हम देखेंगे भाई कुछ तो कॉमन आ रहा है, तो क्या आ रहा है, 2 पाई एच कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई एच हमने कॉमन ले लिया और बच गया आर माइनस में आर बच गया, और ये है 88, ठीक है। इस पूरे को उठा के नीचे ले आएंगे, तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं आर माइनस में आर बराबर में 88 आ रहा है, और बटे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिख दिया, और पाई पाई मतलब 22 बटे में 7 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एच कितना दे रखा है, तो एच हमें दे रखा है कितना, 14, तो 14 लिख दिया। जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो भाई क्या कट रहा है, तो 7 दूनी 14 कट गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। 22 से काटेंगे, 22 चौक 88 कट गया, ठीक है। 2 से कटा, 2 पे आ गया, 2 से कट गया ये, यानी कुछ नहीं बचा, बचा 1, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं आर माइनस आर बराबर में 1 आ गया है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई आर माइनस आर बराबर में 1 आ गया, और ये समीकरण 1 आ गया, डन, ठीक है। चलो भाई हमने अभी आधा क्वेश्चन पढ़ लिया। उसके बाद क्या रखा, बेलन को बनाने में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना आ रहा है, 176 घन सेंटीमीटर आ रखा है, मतलब इसको बनाने में जो इसका आयतन आ रहा है, मतलब लोहे का जो आयतन है वो कितना, 176। अब देखो आयतन क्या है, आयतन मतलब इसका आयतन है, ये इसका बीच में तो खोखला है ना, यानी अगर बड़े बेलन में से छोटे बीच वाले बेलन को घटा दिया जाए तो भाई बीच का जो बचा धातु उसका आयतन आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि भाई पाई आर स्क्वायर एच जो है, इसमें से अगर घटा दिया जाए पाई आर स्क्वायर एच, तब जाके ये आ रहा है 176 आ रहा है, ठीक है, तब जाके 176 आ रहा है। इसमें से कॉमन लेते हैं भाई, क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से पाई और एच कॉमन आ रहा है, और बच गया यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर बराबर में 176 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है भाई आर माइनस में आर और आर प्लस में आर लिखा जा सकता है, बराबर में 176 है, और इसको उठा के नीचे ले आते हैं, नीचे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 22 बटे में 7, और h कितना है, 14 है, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटते हैं, तो 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है, 2 से इसको काटा तो कितना कटेगा, ये आएगा 80, 88 कट गए, 88 भी कट गए, ठीक है, 88 पे कट रहे हैं ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बिल्कुल सही है। अब यहाँ से 22 चौक 88, 4 पे कट रहा है, यानी हम देख पा रहे हैं क्या, आर माइनस आर और आर प्लस में आर, ये मिलके आ रहा है 4, ठीक है, ये मिलके 4 आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे भाई माइनस वाला जो है उसका आंसर तो हमने निकाल रखा था, क्या था निकाल रखा था भाई, वो 1 था, आर माइनस आर 1 था, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुने में आर प्लस में आर बराबर में 4 है, और रीजन क्या हो जाएगा भाई, समीकरण इसको इस तरह से सीधे लिख देते हैं, बस 1 से भाई समीकरण 1 था उससे आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई आर प्लस में आर बराबर में 4 आ गया, और ये समीकरण 2 आ गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना क्या है भाई, तो बेलन के बाहरी और भीतरी व्यास ज्ञात करना है, मतलब पहले तो त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या के लिए देखो 2 समीकरण दिख रही है, एक समीकरण ये दिख गया हमें और एक समीकरण ये दिख गया, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे मैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है भाई। समीकरण 1 2 से बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाई पहला समीकरण था आर माइनस में आर बराबर में 1 था, ये है आर प्लस में आर बराबर में
4 है। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2r और ये आ जाएगा 5, तो सॉरी 5 आ गया, बिल्कुल सही है। और r का मान कितना आ गया, 5/2 आ गया। ठीक है, इसको उठा के जब यहाँ रखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, तो भाई इसको उठा के जब यहाँ रखा तो हम लिख सकते हैं भाई 5/2, यानी हम लिखते हैं r का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर, ठीक है, तो इसको अगर दूसरे में यहाँ पर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, तो फिर ये लिख सकते हैं हम 5/2 प्लस में r बराबर में 4 आ रहा है। इसको उठा के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये हमारे पास जाएगा r बराबर में 4 माइनस में 5/2 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3 बचेगा और ये आ गया 3/2 आ गया, ये आ चुका है। ठीक है भाई, दोनों त्रिज्या आ चुके हैं, बड़ी त्रिज्या 5/2, छोटी त्रिज्या 3/2 और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से लिख सकते हैं भाई बाहरी बेलन का बाहरी व्यास, बेलन का बाहरी व्यास ये आ रहा है हमारे पास कितना, तो ये था भाई 5/2 तो त्रिज्या थी, तो उसका व्यास कितना हो जाएगा 2r होगा, यानी कि 2 गुने में 5/2 आएगा और इसको काट दिया तो ये 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब आएगा बेलन का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास इसकी बात करें तो ये 2r आएगा और इसको लिखेंगे 2 गुने में 3/2, 2 से 2 कट गया और ये आ गया 3 सेंटीमीटर और यही आंसर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन कहाँ है, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का ही था और आपको प्रॉपर इसी तरीके से बिल्कुल करना है। ठीक है, और कहते हैं ना एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन भी करके चलना है कि भाई नंबर ना कटे। और भाई एक चीज़, फालतू के टाइम वेस्ट नहीं कि कोई भी पीछे से आपके हरकत कर रहा है, भाई दिखा दे और तुम करे जा रहे हो तो भाई सोच रहे यार दिखाई देते हो। भाई क्या चीज़ होता है एक्चुअली कि आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि समय बहुत कीमती है और ये समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। ठीक है ना, समय बिल्कुल भी दोबारा नहीं आने वाला। पहले आपको कंसंट्रेट करना है अपने पे कि भाई आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन छूट गया, मतलब कि अगर आप उस पेपर में उस क्वेश्चन छोड़ देते हो, किसी वजह से छूट जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, तो भाई ये समय दोबारा नहीं आएगा। और पता है ये 10वीं यानी कि अभी आपने पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक जितने भी चीज़ें की हैं, जितने भी क्लास में जितने भी नंबर लाए हैं, सबको कोई नहीं पूछता पहले वाले को, लेकिन जो फाइनली अब आपके सामने आ गया है, ठीक है, कि भाई 10वीं कक्षा में क्या नंबर आएंगे, तो समझ लो सबका रिजल्ट समझ लो एक 10वीं आपको देगा कि भाई अच्छे नंबर आए तो सब कहेंगे, भाई रिलेटिव आपके जान पहचान वाले घर वाले भी कहेंगे बेटा तू पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, ठीक है, तभी अच्छे नंबर आए। और जहाँ कहीं आपके नंबर कम आ जाते हैं तो बोलेंगे भाई निकम्मा साला शुरू से नहीं पढ़ता था, बचपन से ही नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलो भाई यहाँ पर फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और तरीका बिल्कुल इस तरीके का होगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट होता है सेक्शन सी, जो कि आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि 11, 12, 13, 14 ये 4 क्वेश्चन हैं और जो कि 4-4 मार्क्स के होने वाले हैं। चलो भाई देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, तो उसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दे रखा है केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचा गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो भाई PA और PB 2 रेखाएं खींची गई हैं। अब इसमें सिद्ध करना है कि कोण APB कौन सा है भाई, APB ये वाला कोण जो है, ठीक है, वो 2 गुना है OAB के। OAB कौन सा है, ये वाला, इसके 2 गुना है, मतलब कि ये अगर x का है तो ये 2x का होगा। ये हमें निकालना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो भाई इसके सिद्ध करने में आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है अथवा वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट है। तो इसको देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले दिया हुआ यहीं पे लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं इस वाले को। ठीक है, तो भाई दिया है, इसमें आ जाएगा एक वृत्त जिसका केंद्र जो है O है। चलो भाई, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तथा और क्या दे रखा है, PA और PB स्पर्श रेखा है। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। उसके बाद इसमें हमें सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है में आएगा कोण APB बराबर होगा कोण 2 गुने में कोण OAB,
भाई ये चीज़ में बराबर करना है, ठीक है। ए पी बी जो बराबर है 2 गुणे में कोण ओ ए बी है। अब इसमें आते हैं सिद्ध पर, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ की बात करें तो सिद्ध में देखा जाए तो भाई कैसे होगा, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इसको, पहले इसको मान लेते हैं। माना किसको भाई, ओ ए बी को x मान लिया, ये हमें नहीं पता, ये तो हमें सिद्ध करना है ना। ओ ए बी को x मान लिया, तो इसमें हम सिद्ध में आते हैं तो इसमें लिखते हैं माना कोण ओ ए बी बराबर में x मान लिया, ठीक है। ओ ए बी को x मान लिया है। अब उसके बाद एक चीज देखिए, कोण ओ ए पी की बात करें, ये कितना होगा भाई, कोण ओ ए पी की बात करें तो ये कितना होगा। तो हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 का होता है, तो हम यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। और ये आएगा रीजन में क्या आएगा, तो बिकॉज भाई त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच कोण, भाई ये तो हमेशा ही क्या होगा, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। भाई त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच कोण 90 का होगा, यानी हम कह सकते हैं ये पूरा ही 90 का है, ठीक है। अब यहां से क्या हो सकता है भाई, यहां से हम कह सकते हैं तब भाई कोण बी ए पी कितना होगा, ये बता दो मुझे। कोण बी ए पी, भाई ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण कितना होगा भाई, पूरे में से अगर मैं इस x को घटा दूं तभी तो ये आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 90 माइनस में x आएगा, ये आ गया भाई 90 माइनस में x आएगा, डन। तो भाई इसको लिख सकते हैं ये 90 माइनस x आ चुका है, ओके। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई कोण बी ए पी बराबर होगा कोण बी ए पी है ना, हाँ ठीक है, पी बी ए, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो क्यों बराबर है भाई, ये ऐसा क्या कर दिया जो बराबर, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि भाई पी ए बराबर में पी बी है, भाई पी ए बराबर में पी बी था, यानी कि त्रिभुज ए पी बी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिख सकते हैं तथा त्रिभुज ए पी बी समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये यहाँ पर बिकॉज का साइन आएगा और यहाँ पर कहा जाए भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज था और 2 भुजाएं बराबर थी, तो उस कंडीशन में कोण भी बराबर होंगे, डन। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मुझे बता दो कि कोण P प्लस में कोण P का पूरा नाम लिख लेते हैं, नाम क्या लिखेंगे, ए पी बी, प्लस में कोण बी ए पी, प्लस में कोण पी बी ए, तीनों का कोण मिलाकर कितना होगा भाई, ये कोण और ये कोण, तीनों का कोण मिलाकर कितना होता है, 180 होगा। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमने लिख दिया ये 180 डिग्री है, ठीक है। इस है को थोड़ा सा पीछे लिखते हैं, ठीक है। तो भाई 180 डिग्री आ गया, या गया, डन। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई ये दोनों क्या है, तो 90 माइनस एक्स है और ये हमें निकालना था बस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आएगा कोण ए पी बी और ये आएगा 90 माइनस एक्स और ये आएगा 90 माइनस एक्स और बराबर में 180 है, डन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के उस तरफ भेजेंगे, या फिर यहीं पर देख लो 90 और 90 180 होता है, उधर जाके 180 को काट देगा, मतलब 90 से 90 कट गए 180 के साथ, ठीक है। और ये जो माइनस में 2x हैं वो उठकर दूसरी तरफ चले जाएंगे और सीधे सीधे मैं यहीं पर सीधा आंसर लिखता हूँ, कोण ए पी बी बराबर में 2x आ जाएगा। भाई ए पी बी क्या रहा है, ए पी बी ये 2x आ गया, ठीक है। और उसको हमने x माना था, भाई x माना था, कहाँ गया x, ये हमारा पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। यानी इसको मैं अलग पेज पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आता है हाँ जी, हमारा क्या था, कोण क्या था, कोण ए पी बी 2x आ गया था, यानी हमें लिखना है यहाँ पर कोण ए पी बी ये आ गया था 2x, ठीक है भाई। मतलब इसको यहाँ पर रहने देते हैं, इसको यहाँ पर रहने देते हैं। इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट वाले पेज पे आ गया हमारे पास ए पी बी 2x है, जो कि हमने समीकरण 2 मान लिया है और ये समीकरण 1 है। अब इस दोनों के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं भाई, ये x के बराबर है, यहाँ से अगर x के मान को मैं उठा के यहाँ रख दूँ तो भाई आंसर ही आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं भाई समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए पी बी बराबर में आ जाएगा 2 और x का मान क्या था हमारे पास, x का मान ए पी बी था, तो ए पी बी लिख देंगे। तो ये आ गया ए पी
बी, ये आ चुका है। और अब मुझे एक बार बता दो भाई ए पी बी किसके बराबर आ रहा है, 2 ए बी के आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई क्या, ए पी बी, अरे किसको माना है हमने, ए पी बी नहीं था, ओ ए बी था, सॉरी थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर, हमने एक्स को ओ ए बी माना है, तो ओ ए बी रखेंगे ना यहाँ पे, ए पी बी नहीं रखेंगे, ओ ए बी रखेंगे भाई, दोनों ही ए पी बी हो जाएगा, फिर आंसर कैसे निकलेगा, ओ ए क्या है, बी है, ठीक है। तो यही चीज हमें आंसर निकालना था और ये सिद्ध हो चुका है। तो भाई इति सिद्धम, ठीक है, ये चीज आ चुका है, डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो, और याद रखना हर चीज को प्रॉपर मेंशन करना है, हर चीज का रीजन भी होएगा, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो भाई इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और इसके बाद एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ भाई, जैसा कि आप लोग सोच रहे हो सर 2 घंटे का टाइम है, आपसे ही 2 घंटे में हो रहा है, हमसे कब होगा, फिर तो भाई बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो देखो बच्चों, बात ऐसी है, मैं बीच में बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और जो और के ऑप्शन है वो भी करवा रहा हूँ, हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ, तब जाके भी 2 घंटे में सॉल्व हो रहा है। यानी आपके लिए तो और जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉपर टाइम रहेगा, क्या प्रॉपर माइंड किस में रहेगा भाई, सॉल्व करने में। किसी को समझाना नहीं है, मेरे को सारी चीज़ें समझानी है, चीज़ें आपको बतानी है, तब जाके 2 घंटे में पूरा आ रहा है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12वां है। इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें ये दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बांटन का माध्यक आपको 28.5 दिया हुआ है, ठीक है भाई। सभी बारंबारताओं का योग, मतलब सबका योग जो है वो कितना दे रखा है, 60, मतलब मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 60 आ गया है, ठीक है, ये सबका योग 60 है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। भाई मान ज्ञात करेंगे तो भाई ये यहाँ पर क्या है, ये वर्ग अंतराल मतलब सी आई दे रखा है, बारंबारता मतलब एफ आई दे रखा है, और इसमें अगर माध्यक वाली बात है तो यहाँ पर आएगा सी एफ, तो सी एफ भी निकालेंगे। तो सी एफ हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, ये कर दिया हमने इसी टेबल का यूज़, और सी एफ आ गया भाई। 5 का 5 आता है भाई, सी एफ कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 5 का 5 आएगा, 5 में पी जोड़ेंगे तो 5 प्लस में पी आएगा, ठीक है, और 5 प्लस पी में ये जोड़ेंगे तो 25 प्लस में पी आएगा, और इसमें इसको जोड़ा तो ये आ गया 30 40, 40 प्लस में पी आ गया, यहाँ जोड़ेंगे तो 40 प्लस में पी प्लस में क्यू, ये चीज़ आ गया आपके पास, डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद ये जोड़ा तो ये आ गया 45, ये आ चुका है आपके पास। ओके, तो ये हमारा सी एफ आ गया, ये एफ आ गया, ये सी आई आ गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए भाई माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक का फॉर्मूला क्या था, माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस में एन बटे में 2 माइनस में सी एफ बटे में एफ गुने में एच। भाई ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ये सारे जो भी चीज़ें यहाँ पर एल है, एन बटे 2 है, सी एफ है, एफ है, एच है, सबका मान पता होना चाहिए। तो भाई मान कैसे पता चलेगा, तो अगर आपके पास ये 2 वाली कंडीशन आती है, पी और क्यू वाली, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको माध्यक दिया रहेगा, और इस माध्यक की हेल्प से ही आप सारी चीज़ें निकाल पाओगे। और वो कैसे, तो भाई 28.5 कहाँ आ रहा है इसके अंदर, तो आपको पता है 28.5 इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर इसके बीच में 28.5 है तो इससे पहला वाला जो है इसे L कहोगे, इसके सामने जो होता है इसको F कहा जाता है, और इसके सामने के ऊपर वाला जो होता है इसे हम कहते हैं CF, ठीक है। ये इस तरीके से निकलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई क्या है, L हमारे पास कितना आ गया, तो L का मान आ गया है 20, ठीक है। CF आ गया है कितना, 5 प्लस में P, और F आ गया है 20, ठीक है। और H क्या होता है, तो इनका अंतर कितना है, तो 10 का, तो H हमारे पास 10 आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद एच भी 10 आ गया, बचा क्या, बचा है हमारे पास n बचा है। n क्या होता है, इसका पूरे का योग होता है n, यानी n कितना आ गया है, तो n आ गया है 60, ठीक है। और इस हिसाब से n बटे 2 कहा जाए तो कितना होगा, तो ये 30 आ जाएगा, ये आ गया। अब सारे मान हमें पता है, उसको रखेंगे और आंसर आएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इसका जो हल स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। आपको पहले प्रॉपर टेबल बनानी पड़ेगी, उसके बाद वो चीज़ें सारी लिखनी पड़ेगी, और फिर फार्मूला लिखना जरूरी है, उसको फिर यहाँ पर रखेंगे और फिर आंसर आएगा। देखते हैं भाई किस तरीके से आ रहा है। तो एल का मान कितना है, तो एल का मान 20 है, प्लस में n बटे 2 यानी 30 है, माइनस में सी एफ कितना आया है, तो 5 प्लस में एफ है, 5 प्लस में पी है, ये आ गया, ठीक है। और बटे में क्या है, तो बटे में एफ है, एफ कितना है, 20 है, ठीक है। और एफ 20 है, एल भी 20 ही था ना, चलो दोनों ठीक है, ठीक है। और एच कितना है, तो ये 10 है। भाई ये सारी चीज़ें प्रॉपर जैसे जैसे थी वो हमने रख दी, और उसको बस काट दो, सॉल्व करो, बस आंसर आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, माध्यक भी तो है, माध्यक भी दे रखा है, कितना है, 28.5 दे रखा है,
ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कट गया और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस 20 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 28.5 माइनस में 20 और यहाँ पर 30 माइनस में 5 माइनस में p बटे में 2 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। यहाँ पर कितना बचा 8.5 और नीचे से 2 आके इधर गुना हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 8.5 गुने में 2 बराबर में 30 में से 5 गया, कितना बचेगा, तो 30 में से 5 गया तो 25 बचेगा। ठीक है, माइनस p आ गया है। इस p को उठा के इधर लाएंगे और इसको उठा के ये गुना करके 17 आएगा, 17 उठ के उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो -17 कह सकते हैं। और ये आ गया कितना 7 5 5 3 8 8 आ गया, यानी p का मान 8 आ चुका है। एक चीज़ तो हमारी निकल गई, ये p निकल गई और p का मान 8 आ चुका है। अब आएंगे q पर, सेकंड स्टेप q कैसे निकलता है, तो q निकलेगा इसकी हेल्प से। कैसे, हमें पता है जो इसका पूरे का योग होता है वही यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबको जोड़ोगे तो यही आएगा और इसके बराबर में 60 रखो और फिर p का मान रखेंगे और आंसर आएगा। देखते हैं भाई। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो हम लिखेंगे 45 प्लस में p प्लस में q बराबर में 60 है। ठीक है, अब इस 45 को उठा के उधर भेजेंगे तो p प्लस में q बराबर में 15 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर p का मान हम रखेंगे जो कि 8 आया था तो 8 को हमने रख दिया यहाँ पे, तो 8 प्लस में q बराबर में 15 है जो कि हम यहाँ रखेंगे क्योंकि p बराबर 8 हमने प्रूफ कर रखा था। ठीक है, अब यहाँ से इस q को निकाल रखा दूसरी तरफ, q को यहीं रखा है, 8 को दूसरी तरफ रखा तो 8 8 16 यानी 7 बच गया। q का मान 7 आ गया और p का मान 8 आ गया था और यही दोनों हमें आंसर निकालने थे और हमने निकाल दिए। डन, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड है और इसी से ही आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। डन, चलो भाई ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन सी में ही ये 13वां क्वेश्चन है जो केस बेस्ड स्टडी, केस स्टडी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आपका है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है, तो यहाँ देखिए, मोहन और सोहन छुट्टी पर समुद्र के किनारे गए। ठीक है भाई, समुद्र किनारे गए हैं। उन्होंने समुद्र के किनारे से एक निश्चित दूरी पर एक द्वीप देखा, मतलब यहाँ खड़े थे और यहाँ से उन्होंने एक द्वीप देखा, भाई कोई आइसलैंड था। चलो भाई ठीक है। उसके बाद दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से 50 मीटर दूरी पर खड़े होने की योजना बनाई, मतलब दोनों दोस्त ऐसे दूर दूर खड़े हो गए और 50 मीटर दूरी पर खड़े हो गए। चलो भाई ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, दोनों दोस्तों ने 50 मीटर दूरी पर खड़े हो गए, योजना बनाई ताकि मोहन द्वीप का उन्नयन कोण 30 हो और जबकि सोहन जो है 45 हो, यानी ये आपका मोहन है और ये सोहन है। ठीक है, ये ऐसे दूरी पर खड़े हुए हैं कि यहाँ से जब इसने आइसलैंड को देखा है तब ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ से इसने देखा है तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है जैसा कि निश्चित दिए गए चित्र में दिया गया है, जैसा कि चित्र में दे रखा है। ठीक है, और इसमें √2 का मान ये रखना है, √3 का मान ये रखना है। अब उसके बाद इसने कहा है मोहन और सोहन को मिलाने वाली रेखा से द्वीप की लगभग लंबवत दूरी क्या होगी, मतलब ये दोनों इस तरह से दोनों खड़े हो गए थे ना, अब दोनों एक दूसरे के साइड इधर खड़े हो गए। अब ये यहीं से देख के बता देंगे भाई आइसलैंड कितनी दूरी पर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, कितनी दूरी पर, मतलब बिना तैरे हुए वहाँ जाए हुए हम यहीं से दूरी से आइसलैंड की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देख लो, तभी तो यहाँ से सूरज की दूरी भी निकाल ली है, कितनी दूरी है। ठीक है, तभी तो यहाँ से चंद्रमा की दूरी, सूरज की दूरी, हर चीज़ की दूरी निकाली है। थोड़ी कि वहाँ जाके निकालते हैं, यहीं से निकाल लिया जाता है। जैसे कि आपके लिए बस बेसिक वाला चीज़ है कि यहाँ से आइसलैंड की दूरी यहीं से निकाल लेगा। और कैसे निकालेगा, तो यहाँ देखिए कैसे निकालेगा। तो इसमें कहा है मोहन और सोहन से मिलाने वाली रेखा से द्वीप के लगभग लंबवत दूरी, मतलब कि हमें ये निकालना है, ये h जो निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब इसमें देखते हैं तो भाई पहले इसको निकालेंगे, दूसरी बात कहा है मोहन जिस स्थान पर खड़ा है उससे द्वीप की दूरी, मतलब ये भी निकालना है, ये वाला x भी निकालना है। ठीक है, दोनों चीज़ें निकालनी है तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, इसको करते हैं दूसरे पेज पर एक फिगर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई, एक ये बनाया, ठीक है, इसमें था 30 45 और 50, ये 30 है, ये 45 है और ये एक लंबवत है यहाँ पे और ये पूरा 50 का है। ठीक है, ये हो गया। इसको हमने h माना था और इसको x माना था। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको y मानते हैं, इतने को y माना हमने। ठीक है, अगर इसको y मानोगे तो ये कितना होगा, तो ये आएगा 50 माइनस में y आएगा, भाई यही आएगा। भाई टोटल 50 उसमें से y घटा दोगे तभी तो ये आएगा, ये हो गया। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो ये a है,
ये बी है, ये सी है और ये वाला डी है। ये आ गया हमारे पास। डन। अब इसमें हम हल करते हैं, तो हल में आते हैं, पहले वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम इसमें लेंगे त्रिभुज, कौन सा वाला, तो ए और डी और बी, इसको लेते हैं, ए डी बी त्रिभुज लेते हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई, ये लंबवत दूरी, लंबवत है हमारे पास, तो 90 डिग्री तो है ही। अब यहाँ से हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, देखो आधार हमें दिया हुआ है, लंब हमें निकालना है। क्या है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो आधार लंब किस में आता है, 10 में आता है, तो हम 10 पे आते हैं। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार, मतलब ए डी बटे में बी डी, ये आएगा। ठीक है, 10 30 कितना होता है, 1 बटे में √3 होता है। और बी ए डी कितना है, तो ए डी की बात करें तो ये एच है हमारे पास। ठीक है, और बी डी कितना है, तो 50 माइनस में वाई है। ये हो गया हमारे पास। डन। इसको उठा के इधर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस में वाई बटे में √3, और ये हमारा एच आ गया, और ये समीकरण 1 आ चुकी है। डन। चलो भाई ठीक है। अब दूसरे में आते हैं, इस त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज कौन सा है, ए डी सी में। अब आते हैं त्रिभुज ए डी सी में। इसमें देखते हैं भाई, इसमें देखेंगे तब इसमें भी 10 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी लंब और आधार की बात हो रही है। तो 10 45 निकालेंगे, तो 10 45 डिग्री बराबर होगा, लंब क्या है, ए डी बटे में डी सी। अब 10 45 एक होता है, ए डी कितना है, एच है, और डी सी कितना है, तो वाई है। इस वाई को उठा के इधर भेज देंगे तो वाई बराबर में एच आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो भाई एच का मान तो वाई है ना, वाई को यहाँ रखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ से 1 और 2 से कर सकते हैं भाई, h की जगह y रख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 50 माइनस में y बराबर बटे में √3 बराबर में y, ये आ रखा है। ठीक है, इस h की जगह y लिख दिया। इस √3 को उठा के इधर भेजेंगे और y को उठा के उधर भेज देंगे, तो 50 बराबर में √3y और प्लस में y आ रहा है। ठीक है, इसमें y हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस में 1 आ जाएगा, और यहाँ 50 है, और √3 का मान क्या दे रखा है, 1.732, 1.732 दे रखा है। तो उसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, y 1.732 प्लस में 1 बराबर में 50 है। ठीक है, अब इसको अगर भेजा जाए तो y का मान कितना आ रहा है, तो 50 बटे में, भाई इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.732 आ रहा है। ठीक है, ये y का मान आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको अगर मैं भाग करता हूँ तो कितना आएगा, तो मैं भाग तो करना पड़ेगा इसको ढंग से। तो इसको हम कर देते हैं, देखो अभी भाग ना करके, देखो क्या करना है, इसका करो परिमेयकरण, तब जाके अच्छा होगा। अब वैल्यूज़ रखने के बाद परिमेयकरण करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है इसको, भाई ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ कैसे क्वेश्चन छोटे से छोटा होता है, क्योंकि इसको भाग करना बड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, √3 प्लस में 1, तो ये आ ही गया था। इसको जब नीचे भेजा हमने यहाँ पर, यह आ जाएगा √3 माइनस में 1, √3 माइनस में 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसको देख सकते हैं, नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर यही है 50, और ये 1.73 माइनस में 1 है, और नीचे आ रहा है क्या, √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग, यार है। नीचे क्या आएगा, 2 आएगा बस, और ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर जो भी आ रहा है हमारे पास 50 है बटे में 2 है, और ये आ रहा है 0.732 आ रहा है। ठीक है, 2 से इसको काटा 25 आ गया। अब 25 से इसको गुना करना होगा, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ कह सकते हैं भाई y का मान आ रहा है 25 गुने में 0.732, तो कितना आएगा, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 या 75 और 5 80 का 0 हासिल 8, और 25 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 175 और हासिल 8 गया था, 75 मतलब कि 8 5 13, 283 आ रहा है। अब 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी ये आ रहा है 28.3 आ रहा है। ये y का मान आ गया मीटर में। ठीक है, मतलब यहाँ से पहले वाले का आंसर आ चुका है कि भाई ये आइसलैंड कितनी दूरी पर है, तो 28.5 मीटर दूरी पर है। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहा है, मोहन जिस स्थान पर खड़ा है उससे द्वीप की दूरी भी ज्ञात करनी, मतलब मोहन की दूरी भी ज्ञात करनी, यानी इस x का भी मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो x के मान के ज्ञात करने की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, त्रिभुज। अब ये वाला लेंगे, ए बी और डी लेंगे, ए बी डी त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी डी में
अब देखो एक चीज़ क्या है, त्रिभुज ए बी डी के अंदर यहाँ की बात करूँ तो भाई ये तो हमें पता है 50 माइनस वाई कितना है, और ये निकालना है। तो आधार और कर्ण किस में आता है, तो भाई ये कॉस में आता है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे में कर्ण होता है, तो भाई यही होता है। तो इसी को लेकर हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि भाई कॉस कितना है, 30 डिग्री है। 30 ही था ना, वो ज़्यादा तो नहीं है। अरे कहाँ गया, हाँ कॉस 30 डिग्री है, बिल्कुल सही है। ये हमारा 30 डिग्री और ये 45 डिग्री था। तो 30 की बात करें कॉस 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा आधार जो कि था 50 माइनस में y था और बटे में x था, यही निकालना था। y का मान हमने निकाल रखा है, तो इसको हम यहाँ पर सीधे रख देंगे, 28.3 रख देंगे। ठीक है, अब ये कितना बच गया, तो ये 21.7 बच गया और बटे में x है। और यहाँ की बात करें cos 30 कितना होता है, तो ये होता है √3 बटे में 2 होता है। ठीक है, इसको हमने भेजा इधर, इसको इधर भेजा, √3 को नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x का मान 21.7 गुने में 2 बटे में √3 है। और जब भी नीचे √3 दिखे इसका परिमीकरण कर दो, तो करते ही क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बटे √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई x का मान कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई ये इसको जब गुना करता हूँ तो कितना आ रहा है, 21 दूनी 42 और 7 दूनी 14, 43 पॉइंट में 2 है, और गुने में √3 है और नीचे 3 है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई कुछ कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 आ रहा है और 3 चौक 12 आ रहा है, 3 चौक 12 आ रहा है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब साथ में √3 भी है, तो √3 की बात करें तो √3 को लिखेंगे 1.732। अब इसको हमें प्रॉपर गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो भाई गुना करना ही पड़ेगा, क्या करे जाए, 1732 गुने में 144, तो ये आ रहा है 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 7 चौक 28, 29 का 9 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, ये आ रहा है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट भी सेम आ जाएगा, 8 2 9 1 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 3 7 1 आएगा, और यहाँ पर आ रहा है 8 8 2 10 का 0 हासिल 1, 10 4 14 हासिल 1, 10 और 9 19 का 9 हासिल 1, और 7 1 8 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 2 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कितना आ गया, 2 4 9 4 0 8 है, 3 और 1 4, 4 के बाद पॉइंट है, 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और ये x का मान आ गया। x का मान क्या आ गया भाई, 4 के बाद पॉइंट आ गया, डन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 24.9401 ये x आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं मोहन से जो दूरी है वो कितनी है, वो दे रखिए भाई 24.9408 मीटर है, इतनी दूरी है। यानी हम यहाँ पर कहेंगे मोहन से द्वीप की दूरी 24.9408 मीटर है। ठीक है, ये हमारा निकल चुका है सेकंड ऑप्शन का, और पहले ऑप्शन का आंसर हमारा यहाँ पर निकल चुका था ये वाला। ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें कहाँ पे आंसर आया था हमारा, इसमें नहीं, आंसर तो उधर ही लिखा है, आंसर तो यही लिखा हुआ है, y का मान 28.3 आ रखा है और भाई x का मान ये आ रखा है, दोनों आंसर कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई, हाँ जी, तो 13वां क्वेश्चन खत्म होता है। कह रहा हूँ ये बहुत नॉलेजेबल वाला क्वेश्चन था कि आपने यही दोनों साइड खड़े होकर आपने निकाल दिया कि भाई सेंटर में वो आइसलैंड कितनी दूरी पर है, यहाँ से देख लो, बड़े मज़ेदार चीज़ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का है जो प्रश्न नंबर 14 है, और इसमें हम देखते हैं भाई क्या है, ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड है, तो उस क्वेश्चन में देखते हैं। तो एक कक्षा टेस्ट में रंजीता के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है, यानी क्या क्या कह सकते हैं, अगर गणित में x है तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो इसमें 40 - x होगा, ऐसी चीज़ होगी। ठीक है, चलो भाई, अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बनाते जाते हैं भाई, लिख लेते हैं आगे। तो क्या लिखेंगे भाई, माना रंजीता जो है कि गणित में प्राप्त अंक x है, तो वही रंजीता के अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 40 - x हो जाएगा।
ठीक है भाई, क्वेश्चन के अनुसार यही है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, तो इसने कहा है यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होगा, 360 होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, अगर उसके गणित में x मार्क्स थे, अगर 3 अंक गणित में अधिक मिलते हैं, अधिक बोला है ना, हाँ 3 अंक अधिक है, इसमें 3 अंक अधिक मिल गए हैं, और साथ में ये जो हमें दे रखा है 40 माइनस एक्स, इसके अंदर 4 मार्क्स कम मिलते हैं, तो इसको मिला जुला कर टोटल कितने आ रहा है, इसका गुणनफल कितना आ रहा है, तो 360 आ रहा है। ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो भाई क्या रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 घटाएंगे तो 36 माइनस में x आ गया, ठीक है, बराबर में 360 आ गया है। अब इस x को अंदर गुना करेंगे तो ये x को 36 से किया तो 36x आएगा, ठीक है। x को x से किया तो माइनस एक्स का वर्ग आएगा, 3 को 36 से किया तो कितना, 36 दूनी बदता, 36 या 108 हो जाएगा, ठीक है भाई। और 3 को x से किया तो माइनस 3x आएगा, अब बराबर में 360 आ चुका है। डन, ठीक है भाई। इस पूरे को उठा के उस साइड लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो भाई इधर आ जाएगा 0, इधर एक्स स्क्वायर को उधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और 36 में से 3 गया तो 33x बचा, वो उधर जाके माइनस 33x आएगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद 108 को जाके उधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 252 आ जाएगा। अब ये हमारे पास द्विघातीय समीकरण आ चुकी हैं और इसको करना है हल। भाई द्विघातीय समीकरण कैसे होगा, तो इसमें हम देख पा रहे हैं 1 को जब 252 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, भाई 1 को 252 से गुना करेंगे तो 252 ही आएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जिससे 252 गुना करने पर आए और घटाने पर, मतलब जोड़ने पर 333 ही आए, ठीक है भाई। जब भी देख लें इसको, जब गुना करोगे ना, अगर ये पॉजिटिव में आता है तो यहाँ पर आपको जोड़ के देखना होगा, यानी 2 ऐसी संख्या होगा जिनको जोड़ने पर 33 आ रहा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस आ जाए, इसको गुना करने पर माइनस आ जाए तो इनको घटाने पर आ रहा होगा संख्या, लेकिन फिलहाल तो प्लस आ रहा है तो जोड़ने पर ही आएगा। तो भाई क्या हो सकता है, किससे करें, तो भाई लास्ट में 2 है तो इसमें कैसे हो सकता है, तो ये आ जाएगा 21 और 12 से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं भाई 21 और 12 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 21 को 12 से करते हैं, 12 एकम 12 का 2 हासिल है, 12 24 है 25, यही आ रहा है। 21 को 12 से गुना करोगे यही आएगा। तो भाई इसकी प्रैक्टिस आपकी अगर रहेगी गुणनखंड करने की तो आप फटाफट कर लोगे। और अगर मान लो आप कहीं अटक जाते हो, आपसे ध्यान में नहीं आ रहा भाई कैसे करें क्या करें, भाई समझ में नहीं आ रहा फैक्टर कैसे होगा, गुणनखंड कैसे होगा, तो भाई एक रूल इसका है, भाई द्विघातीय सूत्र लगाओ और झंझट को खत्म करो। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन आंसर एग्जैक्ट आ ही जाएगा आपका, ठीक है। चलो फिलहाल तो हमारे पास आ चुका है, क्या चीज़ आ चुका है भाई, एक्स स्क्वायर का वर्ग है, माइनस में 21x है और माइनस में 12x है, प्लस में 252 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम अगर x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस में 21, और यहाँ पर अगर मैं 12 कॉमन लेता हूँ माइनस का तो ये भी आ जाएगा x माइनस में 21 आ गया। डन, और इसके बराबर में 0 चल रहा है। अब ये देखो दोनों सेम आ गए, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। यानी अब कह सकते हैं क्या, ये भाई x माइनस 21 और x माइनस 12 बराबर में 0 है, और यहाँ से कह सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी या फिर 21 आएगा या फिर 12 आएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, तो इसमें कह सकते हैं गणित में, भाई कौन से अंक पूछे इसने, गणित के पूछे, कौन से पूछे, गणित का ही पूछा है। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में रंजीत जो है, रंजीता है, रंजीता के गणित में अंक जो हैं या तो 21 है या फिर 12 है, ठीक है, या फिर 21 होंगे या 12 होंगे, दोनों में से कोई गणित में इसके अंक होंगे। डन, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होता है। कौन सा, पहला पार्ट, ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। डन। अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा था हमारे पास, भाई दोनों विषयों में मालती के अंकों का योग ज्ञात करना। उसमें क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या कह रखा है। इसने कहा है दूसरी ओर रंजीता की मित्र मालती ने गणित में रंजीता से 3 अंक कम और अंग्रेजी में रंजीता से 2 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अब देखो रंजीता के x अंक थे, ठीक है, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं, और उसका मान कितना आया हमारे पास, तो उसका मान हमारे पास आया 21 आया और 12 आया। तो जब x 21 है तो उस कंडीशन में तब मालती के कुल अंक, चलो इसको भी नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पूरा डिटेल में करेंगे, यहाँ छोटे में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ आ गया भाई, जब रंजीता जो है के गणित में
21 अंक हैं, तब मालती के कितने होंगे? तब मालती जो है के गणित में अंक, भाई इसने क्या कहा था? भाई मालती के जो हैं गणित में अंक कितने हैं? 3 अंक कम हैं, 3 अंक कम हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई? 21 माइनस में 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 18। ठीक है भाई। और वही कंडीशन सेम हम यहाँ करते हैं भाई, जब इसी में से रंजीता के अंक अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर इसने क्या कहा है? यहाँ पे इसने कहा है दोनों विषयों के अंक। तो दोनों विषयों को पहले सॉल्व करते हैं। दोनों विषयों में मालती के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो भाई पहले विषय गणित का तो इतना आ गया, ठीक है भाई। अब इसी के अंदर देखें, अगर रंजीता के 21 अंक गणित में थे तो अंग्रेजी में कितने होंगे? तो अंग्रेजी में बात करें तो हम कह सकते हैं भाई रंजीता के अंग्रेजी के अंक जो हैं वो हमें दे रखा है भाई 40 में से 21 को घटाना पड़ेगा और वो 19 हो जाएगा। ठीक है, वो 19 हो जाएगा। और इसी कंडीशन में भाई मालती के अंग्रेजी के अंक कितने होंगे? तो इसने क्वेश्चन में ही कह रखा है क्या कि 2 अंक अधिक प्राप्त किए हैं अंग्रेजी में मालती ने, ठीक है, रंजीता से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 19 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। अब मालती के पूरे अंक कितने होंगे? मालती के कुल अंक बराबर में क्या आ रहा है? तो भाई इसके आ रहे हैं मालती के 18 नंबर, किसमें? गणित में। और क्या आ रहा है? मालती के अंग्रेजी में अंक आ रहे हैं 21। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ रहा है भाई 18 प्लस में 21 आ गया और ये आ गया 39। डन। तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये कब आया है? जब अंक 21 आए थे, जब अंक 21 आए थे तब। अब नेक्स्ट कंडीशन एक और आती है, क्या आती है कि भाई 21 की जगह अंक 12 भी तो आ सकते थे, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर। भाई अंक 12 भी तो आ सकते थे, x का मान 21 और 12 दोनों निकाल रहे हैं, तो 12 भी आ सकता था। तो 12 के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। तो 12 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्या? जब रंजीता के गणित में अंक बराबर थे 12, तो तब क्या हो जाएगा? तब रंजीता के अंग्रेजी में अंक कितने होंगे? तो भाई हमें पता है कुल अंक तो 40 थे, तो अंग्रेजी के अंक कितने होंगे? तो अंग्रेजी में अंक होंगे 40 में से 12 घट जाएगा और 12 घटते ही आ जाएगा 28। ये आ चुका है। डन। चलो भाई ठीक है। अब आई मालती की बारी। तो मालती कौन चीज़ यहाँ पे? तब मालती की बात करें के गणित में अंक कितने होंगे? तो हमें पता है मालती कितने अंक लेकर आई थी। मालती ने गणित में रंजीता से 3 अंक कम लाई थी वो। तो कम की बात करें तो कितना होगा? तो 12 में से 3 कम ही जाएगा। तो भाई 12 माइनस में 3 होगा और इसको कह सकते हैं भाई ये आ गया 9 आ गया। डन। 12 में से 3 गया 9 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं भाई मालती के अंग्रेजी की बात करें। अंग्रेजी में अंक जो थे वो कितने थे? तो भाई जितने अंग्रेजी में इसके आए थे उससे 3 कम थे। 3 कम ही कहा है ना इसने, देख लेते भाई। तब इसने कहा है, तब ये अंग्रेजी में 2 अंक कम है, सॉरी अंग्रेजी में 2 अंक कम है। ठीक है, अंग्रेजी में 2 अंक कम है, तो अंग्रेजी में 2 अंक कम कर दिया और ये आ गया 26, यानी 26 आ गया। अब देखेंगे कुल मालती के अंक कितने होंगे। तो कुल मालती के अंक आ गए हैं कितने? तो भाई 26 में से 9 प्लस में 26 आएगा और ये आ गया 39। ये आ चुका है। यानी मालती के कुल अंक दोनों कंडीशन में 39 ही आ रहे हैं, चाहे पहली कंडीशन हो चाहे दूसरी कंडीशन हो। चाहे 12 अंक इसके आए थे चाहे 21 आए थे, दोनों कंडीशन में यही आ रहा है। यानी कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 3
हो गया हमारे पास पेज, और उसके बाद फाइनली हमारा ये वाला क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे पेपर को कर दिया है कंप्लीट, और लगभग 2 घंटे हो ही गए, थोड़ा कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हुआ होगा। ठीक है, 2 घंटे में कंप्लीट हो चुका होगा। और भाई हमने बहुत सारी बातें भी की, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी देखे, मैंने चीज़ें समझाई भी, तब जाके इतने पे हो रहा है। इसका मतलब आप लोग तो और जल्दी कर पाओगे। तो भाई इस जल्दी करने का तरीका बस यही है कि जितनी प्रैक्टिस आप करते जाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, उतनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो फिलहाल तो ये है कंडीशन कि आपको करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व, कि आपको तरीका समझ में आ जाए। ठीक है, कि भाई किस तरीके से हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कुछ क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं और फंसने के बाद फिर फंसे ही रह जाते हैं। जो कि मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या फिर अटक जाते हो जिसमें, तो उसको जैसे थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना। लेकिन अगर अटक जाते हो तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके, उसका पेज छोड़ के, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना, पहले तो जो क्वेश्चन तुम्हें सारे आते हैं उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद कहीं जाकर कुछ सोचना कि भाई जो नहीं आते हैं, जिसमें कोई दिक्कत आ रही है, उस पर हम ट्राई करें, कोशिश करें कि भाई हो जाए, और भाई तब तो हो सकता है। तो वही चीज़ है, आपको बस टारगेट ये रखना है कम से कम 15 मिनट पहले पेपर को ख़त्म करना है, कि भाई पूरा पेपर रिवाइज कर सको, कि भाई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्लस माइनस की छोटी माइनस दिक्कत हो जाती है, वो चीज़ें क्या हो रिजॉल्व हो जाए, और देख सको कि भाई वो हमने ठीक कर दिया है। कई बार ऐसा होता है हम पेपर करके आते हैं बड़े खुश कि भाई ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ये भी कर दिया, फाइनली घर पर बोलते हैं यार आंसर मैच नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई दिक्कतें वहीं होती है, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होती, छोटी मोटी मिस्टेक ही आपको पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो ये चीज़ें हो जाता है। ठीक है, चलो भाई ये भी चीज़ ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि वो भी इनका फ़ायदा उठाएं। भाई आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हो, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, तो बहुत अच्छी बात होगी। चलो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे भी हम सैम्पल पेपर्स करेंगे, और उनके लिए भी बस वेटिंग में लगे रहना। भाई क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर आपके सामने आते रहेंगे, और मैं आपको ट्रिक बताते जाऊँगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और कैसे कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं और आ रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके सारे कहते हैं बिल्कुल बोर्ड के बेस्ड पर थी, क्योंकि इस तरह का पेपर ही बनता है, वैसे ही इस पेपर को डिजाइन किया गया है। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।